हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हम सफर जगजोत सर हर बार की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहां पे एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेव। यहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव मोशन के बारे में। वेव के बारे में आज चर्चा होगी इस पूरे लेक्चर में। एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही शानदार लेक्चर है जो थोड़ा सा आप लोगों को अलग नजर आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसका इस्तेमाल होगा इस पूरे चैप्टर में। आपकी पूरी मैकेनिक्स भी इस्तेमाल होगी, यानी कि ये पूरा चैप्टर एक तरीके से तभी पढ़ा जा सकता है जब आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के। सो इसलिए इस चैप्टर को लास्ट में रखा गया है। वेव के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी अलग दुनिया है, वेव की दुनिया देखेंगे, वेव में क्या होता है, ये कैसे अलग है बाकी मोशन से। सो यहां पे जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, यहां पे हम लोग वेव्स को पहले समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस, बाद की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक फील लेंगे, एक एहसास लेंगे कि वेव होता क्या है, वेव से हम क्या समझते हैं, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है, और यकीन 5.0 में मैं आप लोगों के सामने वेव मोशन आज जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये रहेगा इस चैप्टर में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना। यहां फीलिंग की बहुत जरूरी है, यहां बहुत जरूरत है कि हम फील करें। वैसे भी जिंदगी में अगर आप कोई काम करते हैं ना, बिना फील किए, बिना महसूस किए अगर उसको करते हैं तो वो कामयाबी हमें मिलती नहीं है। सो अगर आपको कामयाब होना है तो उसको फील लेना जरूरी है, उसको फील जरूर करना है, उसको महसूस जरूर करना है। अगर आपको किसी चीज की अहमियत पता करनी है ना, तो उसको महसूस करना बहुत जरूरी होता है। और वेव भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां महसूस करेंगे, फील करेंगे, तभी आप लोगों को यह चीज ज्यादा समझ में आएगी। दिस इज द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। जो एक वर्ड है ना विजुअलाइजेशन, वो यहीं से है कि अगर आप लोग उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं यानी महसूस कर पा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपको एकदम फील करा दूं कि वेव होता क्या है। फीलिंग से ही ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक एक करके सारी चीजें हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का ये चैप्टर है, इसमें मैं आपको पहले समझाऊंगा, क्लासिफाई कराऊंगा कि वेव किस किस प्रकार की हो सकती है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम वेव पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितने तरीके की, कितने प्रकार की वेव्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। और अगर हमने उनको ये टाइप्स दिए हैं, इतने प्रकार दिए हैं, इतनी कैटेगरीज में बांटा है, क्लासिफाई किया है, तो क्यों किया है, किस किस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है, क्या बेस है वो, उसको भी जरूर समझेंगे। ठीक है। सो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं इसको आप लोगों के सामने यहां दिखाऊं, तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, यहां पे हम वेव के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहले वेव है क्या। वेव के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि वेव होती क्या है। व्हाट इज अ वेव। तो वेव का मतलब क्या होता है, वेव क्या है आपके हिसाब से। अगर आप खुद सोचो, आपके सामने जब कोई शब्द रखता है वेव, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स वेव के बारे में सुनते ही उनको वो याद आ जाता है जो ओशियन से वेव्स आती है ना, जो लहरें आती हैं, है ना। वेव का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले वो ओशियन, वो लहरें, वो समुद्र की लहरें आ जाती हैं। यस, वो भी एक कैटेगरी है, वो भी एक टाइप है, वेव का टाइप है। बट रियलिटी में है क्या, ये वेव आती क्यों है, वेव है क्या चीज एक्चुअली, रियलिटी में वेव है क्या। वेव और कुछ नहीं, वेव एक डिस्टर्बेंस है, एक सिग्नल है। आप इसको एक सिग्नल कह सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको सिग्नल कह सकते हैं। वेव इज लाइक अ सिग्नल जो एक से दूसरी जगह चला जाता है, इसको हम बोलते हैं वेव। वेव एक सिग्नल की तरह, एक डिस्टर्बेंस की तरह है, जो एक जगह पे सबसे पहले प्रोड्यूस की जाती है। मतलब उसका प्रोडक्शन सेंटर कहीं और होता है और वो जाती कहीं और तक है। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो अभी काफी टाइम से दिल्ली एनसीआर में, तो आप देख रहे हो अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं, है ना। भाई हर दूसरे तीसरे महीने कोई एक अर्थक्वेक आ जाता है, हम लोग बड़े घबरा जाते हैं। और बाद में पता चलता है इसका एपिसेंटर तो यहाँ है, इसका सेंटर तो यहाँ था। हम महसूस झटके यहाँ करते हैं, पर वो जनरेट कहीं और हुए होते हैं। यानी कि डिस्टर्बेंस कहीं और जनरेट होती है, पर वो ट्रैवल करते हुए एक से दूसरी जगह आ जाती है। वेव भी कुछ इस तरीके से है, वेव भी ऐसे ही है। और समझते हैं वेव के बारे में। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप अपनी छत पे देखो, तो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लगा है। आपके पूरे कमरे में रोशनी है, पूरे कमरे में उजाला है, पर वो उजाला कहां से आया। आपने क्या हर जगह हवा में बल्ब लगाए हैं क्या? नहीं सर, बल्ब एक जगह लगा है, ट्यूबलाइट एक जगह लगी है सर, यहां लगी है दीवार पे, सर यहां लगी है दीवार पे। पर रोशनी वो पूरे कमरे में फैला रही है, पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही है, पूरे कमरे में रोशनी फैला रही है। वो वेव है। जो यहाँ पे लाइट है वो वेव जैसा नेचर फॉलो कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ डिस्टर्बेंस एक जगह है, वो प्रोपगेट हर जगह कर रही है। ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग जैसे एक गेम खेलते थे, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है ना। हमने क्या करा,
हमने बहुत सारे बच्चे खड़े थे और हमने क्या कहा, हमने एक के कान में सिग्नल दिया, यानी एक के कान में एक बात बोली और उसको आगे पहुंचानी है, ठीक है ना। जैसे कि कम्युनिकेशन में भी होता है कि हमने इसके कान में एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया, मैंने इसको एक मैसेज दे दिया, ठीक है ना, मैंने इसको एक मैसेज डिलीवर करा, इसके कान में एक बात बोली, इसने आगे डिलीवर करी, इसने आगे बोल दी, इसने आगे बोल दी, इसने आगे बोल दी, इसने आगे इसके कान में तो देखा जाए यहां से सिग्नल आगे की तरफ चला गया। दिस इज लाइक अ मोशन, जहां पे एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस पर्सन को यहां से यहां नहीं जाना पड़ा, यहां पे सिग्नल अपने आप चला गया, यहां पे डिस्टर्बेंस अपने आप ही ट्रैवल कर गई। तो यहां पे वेव एक डिस्टर्बेंस है ना, एक तरीके का डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल करता है। पानी में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप पानी की सतह पे बात करोगे, जैसे आप एक ग्लास लो, ठीक है ना, आप एक ग्लास लो और उसमें पानी ले लो, ठीक है ना, आप अभी एक ग्लास लो और उसके अंदर पानी डाल लो, इस तरीके से अगर आप इसमें पानी डाल लो और यहाँ पे क्या करो, ऊपर से कोई चीज ड्रॉप कर दो, एक छोटा सा पत्थर या छोटा सा स्टोन, कुछ भी आप लोग इसके ऊपर गिरा दो, ठीक है, जो भी आप गिराना चाहो, एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरा दो, तो आप क्या देखते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गिरता है तो यहाँ पे क्या जनरेट होती है, ऐसे ऐसे सर्कल्स से बन जाते हैं ना, ऐसे ऐसे रिपल्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। देखा जाए ये वाटर वेव्स भी होती हैं, इनको आप वाटर वेव्स कह सकते हो, जो पानी की सरफेस पे, सतह पे जनरेट होती है, या फिर आप इनको रिपल्स भी कह सकते हो। तो अगर आप देखो ध्यान से, या फिर आप एक पानी की बूंद भी गिरा दो ना अगर यहाँ पे, तो इस तरीके के रिपल्स जनरेट हो जाएंगे। जो गिरता है बूंद यहाँ पे गिरती है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट आपने यहां ड्रॉप किया, ऊपर से इधर की तरफ गिराया है, ऑब्जेक्ट को यहां पे फेंका है, पर यहां पे डिस्टर्बेंस जो थी वो पूरे ग्लास में फैल जाती है, वो डिस्टर्बेंस पूरी जगह फैल जाती है। यही तो वेव है, आपने डिस्टर्बेंस एक जगह दी पर वो पूरी जगह फैल गई, तो यहां से एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह तक चला गया, डिस्टर्बेंस को आगे तक इसने पहुंचा दिया, दिस इज कॉल्ड वेव। तो वेव है क्या, वेव, a wave transmits information or energy from one point to another in form of signals, but no material object make this journey। तो क्या हमने इस बंदे को जो संदेश दिया था, इस बच्चे को जो संदेश दिया था, क्या वो उसने यहां तक खुद जाके पहुंचाया? नहीं, ठीक है ना, इसने क्या किया, इसके कान में, इसने उसके कान में, उसने उसके कान में, इस तरीके से सिग्नल को आगे 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 ट्रांसफर किया। तो वेव में भी सिग्नल ट्रांसफर होता है, पार्टिकल नहीं जाता सिग्नल को लेके, पार्टिकल क्या करता है, आगे वाले को, आगे वाला उससे अगले वाले को, उसके अगले वाला उसके अगले वाले को वो संदेश पहुंचाता है और सिग्नल एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। और आप ये समझ सकते हैं वेव एक ही टाइम पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। जैसे अगर मैं लाइट की बात करूं तो यहां इस हाथ पे भी लाइट आ रही है, इस हाथ पे भी लाइट आ रही है, यानी कि एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली वो हर जगह स्प्रेड हो रही है, तो इसको हम वेव बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है पार्टिकल, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इसको मैं पार्टिकल बोलता हूं, ये एक समय पे एक ही जगह पे, एक निश्चित जगह पे है, इस जगह पे इसकी एक लोकेशन फिक्स है, बट वेव की कोई लोकलाइजेशन नहीं है, वेव एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है, सिग्नल एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, और वो एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है, ठीक है ना। आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते, लोकलाइज्ड मतलब उसकी लोकेशन नहीं बता सकते कि वो कहां है, वो हर जगह है, ठीक है। तो वो सिग्नल है जो एक से दूसरी जगह जा रहा है, वो एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, आप वेव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे चर्चा करेंगे, इसकी कैटेगरीज पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके की कैटेगरीज होती हैं वेव को अगर हम समझना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने इसको दो कैटेगरीज में ब्रेक किया, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं, ये दो कैटेगरीज जो है, एक मैकेनिकल है और दूसरी नॉन मैकेनिकल है, ठीक है ना। ये किस बेसिस पे मैंने इनको अलग रखा है, इन दोनों को कैसे सेपरेट किया है, मैंने ये कैटेगरी कैसे बना ली, मेरे माइंड में ऐसा क्या आया कि मैंने मैकेनिकल और दूसरी जो है नॉन मैकेनिकल वेव, इन दोनों को अलग अलग रखा। ऐसा क्या होता है, ऐसा फर्क जो है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में, वो है मीडियम का, माध्यम का। यानी कि भैया अगर वेव जा रही है तो उसको कोई मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। इस बेसिस पे हमने वेव को दो कैटेगरीज में यहां पे डिफाइन किया है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव के बारे में अगर आप बात करेंगे, दीज आर द वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि कोई माध्यम चाहिए। जैसे मैंने यहां पीछे बच्चे बनाए थे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहां पे मुझे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाना है, अगर ये बच्चे ही ना हुए, कोई माध्यम ही ना हुआ, कोई मीडियम ही ना हुआ, क्या सिग्नल जाएगा? नहीं जाएगा ना, कोई सिग्नल नहीं जाएगा। अगर यहां से यहां तक मुझे सिग्नल पहुंचाना है, मुझे अपनी बात पहुंचानी है, तो मुझे इसके कान में बोलना है, ये इसके कान में, ये इसके कान में बोलेगा। बट बच्चे हटा दो बीच में से, अगर आपने कहा सर बच्चे नहीं आए उस दिन, तो फिर बच्चे नहीं है, तो फिर कोई मीडियम नहीं है, तो मेरी बात आगे से पहुंचाएगा कौन? तो कोई माध्यम, कोई पार्टिकल चाहिए, जो मीडियम चाहिए, जो एक से दूसरी जगह को, सिग्नल को आगे की तरफ ट्रैवल करके ले जाए। तो मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको
एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच वेव्स। अगर आप नॉन मैकेनिकल की बात करते हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए। ऐसी वेव होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे कि हीट है, एक वेव है ना। हीट में हम रेडिएशंस को कहते हैं, एक्चुअली रियलिटी में हम बोलते हैं यहाँ पे रेडिएशंस होते हैं। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रे, विजिबल लाइट। लाइट इज एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। आप लाइट की टर्म्स में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप घर पे हीटर चलाते हैं। क्या आप हीटर के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं? नहीं, नहीं सर, हाथ जल जाएंगे। हम दूर से ही हाथ सेक लेते हैं। वो हीट हमारे तक आ जाती है, और हीट हमारे तक जब आ रही है ना, तो उसको कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए। सर आप अपनी बात को साबित कैसे करेंगे? अगर आप सोचो कि सर क्या पता सर, हो सकता है उसको मीडियम चाहिए हो, क्योंकि हमारे आसपास तो गैसेस हैं। सर हीटर हमारे बीच में गैसेस है, क्या पता मीडियम की वजह से वो हीट आ रही हो, क्या पता गैसेस हीट लेके आ रही हो हमारी तरफ। आप कह सकते थे। बट अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन। सन और अर्थ के बीच में काफी दूरी है, और उस दूरी की वजह से उसके बीच में काफी जगह वैक्यूम है, यानी मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। अर्थ की अगर आप बात करते हो, देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, और काफी दूरी पे हमसे सन है, अर्थ से काफी डिस्टेंस पे सन है। तो सन की अगर हम बात करें, सन की गर्मी हम महसूस कर सकते हैं, सन की हीट को हम महसूस कर सकते हैं। और आप जानते हो बीच में कोई मीडियम नहीं होता, नो गैसेस। जो गैसेस है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पर थोड़ी सी हाइट तक है, उसके बाद गैसेस गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सन और अर्थ के बीच में हरदम कोई ना कोई गैस प्रेजेंट होगी, नहीं। बीच में वैक्यूम है, अच्छा खासा वैक्यूम है, कोई गैस पार्टिकल वहां प्रेजेंट है नहीं। तो यानी कि अर्थ और सन के बीच में मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट यहां तक आती है, यानी कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। वेव्स, ये जो यहाँ पे वेव है हमारी, ये रेडिएशन है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये विजिबल लाइट में आ सकती है, हीट की फॉर्म में आ सकती है, अल्ट्रा वायलेट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है। तो ये जो रेडिएशंस है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह सकते हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं है। ये निर्भर नहीं करती, ये आत्मनिर्भर है भाई, ठीक है ना। ये आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? आत्मनिर्भर, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाती हैं, यानी कि दे डोंट नीड एनी मीडियम। मीडियम है नहीं है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। अगर हम बात करें, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सिस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि साउंड वेव हो गया, वाटर वेव हो गया, सिस्मिक वेव्स हो गई। ये सारी वेव्स, साउंड, ये सब वेव्स क्या है, जिनको मीडियम चाहिए, है ना कोई ग्राउंड चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि अगर हम बात करें, लाइक लाइट इज ओनली नॉन मैकेनिकल वेव। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप लाइट, जब हम नाम लेते हैं, आपको बस वही लाइट नजर आती है जो हमें दिखती है ना। जो आप घर में ट्यूबलाइट जलाते हो, बल्ब जलाते हो, लाइट यहां तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली हम जो लाइट बोलते हैं, हम विजिबल को बोल देते हैं, जो हमें नजर आती है। बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही टाइप है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत सारी वेव्स आ जाती हैं, एक्स रेज, गामा रेस, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप इसमें एक्स रेस को ले सकते हो, आप अल्ट्रा वायलेट रेस को ले सकते हो, आप इंफ्रारेड रेस को ले सकते हो, इंफ्रारेड ले सकते हो, आप गामा रेस को ले सकते हो। बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती। दिखने वाली सिर्फ विजिबल रेडिएशंस है, वो जस्ट एक इसका टाइप है। जो हमें लाइट नजर आती है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर की लाइट्स नजर आती है, वो जस्ट एक कैटेगरी है इसकी। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव आर दीज टाइप्स। तो मैकेनिकल वेव में दोनों तरीके की आपको वेव नजर आ जाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों नजर आ जाएंगी। बट अगर आप नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हो, इसमें सिर्फ आपको लॉन्गिट्यूडनल तो कभी नजर नहीं आएगा, तो मैं लॉन्गिट्यूडनल को काट देता हूं यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है ना। इसका जो टाइप है वो कौन सा है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव। तो मैंने यहाँ लॉन्गिट्यूडनल लिखा था, मैंने उसको काट दिया, यानी कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं मिलेगा, इसमें ट्रांसवर्स मिलेगा, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव में दोनों हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। नॉन मैकेनिकल वेव में जो हमें मिलती हैं, एक्सरेज, गामा रेज, इनको हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं, ठीक है ना। वी कॉल देम एज ट्रांसवर्स नेचर। तो यानी कि इसमें भी ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो यहां पे हम देखेंगे ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैंने इसके बारे में तो कुछ एक्सप्लेन किया नहीं, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है ट्रांसवर्स। हाँ, हालांकि आप लोग आधे से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ट्रांसवर्स क्या है। बट मैं तो आपको अच्छे से कैटेगराइज कराऊंगा, इनका मतलब समझाऊंगा, क्या है लॉन्गिट्यूडनल, क्या है ट्रांसवर्स, ठीक है।
ओके, सो वेव का मतलब है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस दी एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल की। तो सबसे पहले जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, अब ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों में ही मुझे ट्रांसवर्स वेव मिल जाती है, चाहे वो मैकेनिकल हो नॉन मैकेनिकल हो, इसमें मुझे ट्रांसवर्स मिल ही जाती है। ठीक है, और आप याद रखना जनरली इन जनरल जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, अगर हम बात करें मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, यानी कि मैकेनिकल भी हो और ट्रांसवर्स भी हो, ठीक है ना, दे प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, मतलब वो सिर्फ सॉलिड्स में ही प्रोपगेट करते हैं, नो लिक्विड नो गैस, मतलब ये सिर्फ सॉलिड से ही पास ऑन होते हैं, ना तो लिक्विड में प्रोपगेट करेंगे ना ही गैस, ठीक है ना, नॉट इन लिक्विड एंड गैसेस। अभी हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है, नॉट इन लिक्विड एंड गैसेस। तो आप याद रखना कौन सी वेव्स की हमने बात की है, ट्रांसवर्स की तो बात कर रहे हैं, बट मैकेनिकल। अगर हमारा नॉन मैकेनिकल है जैसे लाइट है, वो तो कहीं भी जा सकती है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना, वो तो किसी भी मीडियम में प्रोपगेट कर सकती है। तो लाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। दे प्रोपगेट ओनली, दे प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, मतलब वो सिर्फ सॉलिड से करेंगे, वो लिक्विड और गैसेस से नहीं करेंगे। है क्या ट्रांसवर्स वेव, ठीक है क्या ट्रांसवर्स वेव में जो हमारा पार्टिकल्स है ना, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, दे वाइब्रेट्स, पार्टिकल क्या करते हैं, दे डू वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव, यानी कि जहां सिग्नल जा रहा है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, है ना, पार्टिकल क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर हम बात करें ये होते हैं। यानी कि यहां सबसे पहले आप लोग इस लाइन को लिख दो, हेयर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, दे ऑसिलेट्स और वाइब्रेट, दे ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स, कैसे वाइब्रेट करते हैं, दे ऑसिलेट और वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इस स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है, स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। ठीक है, लिख तो दिया सर ने, बड़े बड़े शब्द तो लिख दिए अंग्रेजी में, बट इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब हुआ, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट, यानी कि मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में माना था ना, यहाँ भी हमारा ऑसिलेशन हो सकता है, वो एसएचएम भी हो सकता है ना, और हम जनरली उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम हर पार्टिकल को एसएचएम करता हुआ मानेंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है ना, बट एक नहीं, यहां बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, एक पार्टिकल नहीं ऑसिलेट करता, यहां बहुत सारे करते हैं, यानी कि एक पूरी मीडियम है, मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सभी ऑसिलेट करेंगे, सभी को मौका दिया जाएगा एसएचएम करने का। नॉर्मल ऑसिलेशन भी हो सकता है, बट हम एसएचएम मान के चलेंगे, हम स्पेशल केस लेके चलेंगे कि यहां सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, बट कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, कैसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है उनका ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि आपका सिग्नल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो ऐसे तो मजा नहीं आएगा सर, इसको इलस्ट्रेट करके दिखाओ, है ना, इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं, किसको हम कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू इसका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन, कि हम इसको कैसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। देखो आप देख सकते हो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अपने हाथ को क्या कर रहे हो, आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाके बस नीचे छोड़ रहे हो, है ना, आप देख सकते हो क्या किया आपने, अपने हाथ को ऊपर ले गए और जस्ट नीचे ले आए, इससे क्या हो रहा है, आपका सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है। तो वेव कहां की तरफ जा रही है, वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, सिग्नल जा रहा है आगे, है ना, सिग्नल आपने दिया कहां था, इस पार्टिकल को आपने यहां से दिया था, पर ये सिग्नल आगे वाले हर पार्टिकल को मिल रहा है, यानी कि आप इस पार्टिकल को हवा में ले गए थे, इस पार्टिकल को उठा के ऊपर ले गए थे, पर सारे पार्टिकल्स धीरे 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 आगे जाके क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि आप क्लियरली कह सकते हो कि हमने तो बस इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ मोशन दिया था, हमने तो सिर्फ इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था, फिर ये वाला पार्टिकल भी ऊपर गया, ये वाला भी ऊपर गया, ऐसे करते करते हर पार्टिकल ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है नीचे आता है, और इस तरीके से आपका सिग्नल आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना, यहां जो पार्टिकल है
जो आपके यहाँ जो रोप बनी है, रस्सी बनी है, आप अगर ध्यान से देखो ये रोप है या आप स्ट्रिंग कह सकते हो, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है और ये सारे पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं सिर्फ पल्स, क्योंकि मैं सिर्फ अपने हाथ को ऊपर ले गया हूं और वापस नीचे ले आया हूं। इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, पल्स। हाथ को ऊपर ले जाके नीचे ले जाना, दिस इज नॉट अ वेव। इसको हम कंप्लीट वेव नहीं कहते, इसको जस्ट एक पल्स कहते हैं या पल्स ट्रेन कहते हैं। तो इसको सिंपली मैं पल्स बोलता हूं। जैसे हमारी पल्स होती है ना, हार्ट बीट जैसी, वैसी पल्स है, एक सिंपल सी पल्स, छोटी सी पल्स। ठीक है, पल्स से ही हम एक वेव बना सकते हैं। जैसे आप वेव समझते हो, वेव ऐसी सी होती है। पल्स क्या है, सिर्फ इतना हिस्सा। पल्स वेव का एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, यहां पे वेव क्यों नहीं जनरेट हुई, क्योंकि बस आप हाथ को ऊपर ले गए और नीचे ले गए। आप ऊपर लेके नीचे लाके छोड़ दिया, आप और नीचे ले जाके फिर ऊपर लाते तो एक वेव जनरेट होती। आप सिर्फ ऊपर ले जा रहे हो और यहां छोड़ रहे हो। अगर आप नीचे ले जाके ऊपर ले जाओगे तो एक वेव जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेव जनरेट करनी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक रॉड से इसको बांधा और रॉड को ऊपर नीचे कर रहा हूं। अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पे पल्स नहीं जनरेट हुई है, अब क्या जनरेट हुआ है, वेव जनरेट हुई है। कौन सी डायरेक्शन में सिग्नल जा रहा है, आप देख सकते हो, राइट डायरेक्शन में। आपको ये कहां ट्रैवल करती हुई दिख रही है, राइट डायरेक्शन में। ये आपको कहां ट्रैवल करती हुई दिख रही है, राइट डायरेक्शन में। बट रियलिटी में देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल है रोड के साथ कनेक्टेड है, ये पार्टिकल थोड़ा आगे जा रहा है। आप इस पार्टिकल को देखो, ये सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है। आप किसी भी एक पार्टिकल को देख लो, आपको आपने इस चेन में छोटे छोटे बहुत सारे मोती बांध दिए हैं, है ना, बहुत सारे मोतियों को पिरो दिया एक माला में। आप उस माला के एक कण को देखो, एक पार्टिकल को देखो, बस एक को देखो, आप पूरे वेव को मत देखो। कोशिश कर सकते हो, है ना, मुश्किल है थोड़ा सा, बट अगर आप विजुअलाइजेशन पे काम करोगे आपको नजर आएगा। आप किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, लेटस से मेरी इस पे नजर है तो मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, ये सिर्फ मुझे ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये भी सिर्फ मुझे ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ रहा हूं ना, वो सिर्फ ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आई थिंक विजुअलाइजेशन हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं और अच्छे से विजुअलाइज करा के दिखा सकता हूं। अगर अभी भी नहीं हुआ तो देखो, मैंने इस पार्टिकल को ध्यान से देखा, देख रहे हो, देखो मैंने सिर्फ इसी पे हॉट लाइट डाल रखी है। अब इसी पे ये स्पॉट लाइट है, ये दिखा रहा है आपको कि ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है। जबकि सिग्नल आगे जा रहा है पर ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है। आप कह सकते हो जो मेरी वेव प्रोपागेट कर रही है, जो मेरा वेव का मोशन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो वेव मूव कर रही है इसका मोशन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। बट अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप पार्टिकल की बात करते हो तो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल, अभी तो मैंने ये वाला दिखाया, इसके पीछे वाले को भी दिखाऊंगा, वो भी एसएचएम करेगा। रियलिटी में यह पार्टिकल क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एसएचएम कर रहा है। दिस पार्टिकल इज डूइंग ऑसिलेशन, दिस इज गोइंग टू एंड फ्रो, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। दिस इज लाइक मीन पोजीशन, इसके अबाउट एसएचएम कर रहा है। इससे पिछला वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, इससे ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डूइंग ऑसिलेशंस। अगर ये वेव बिल्कुल साइन जैसी है ना, तो ये साइनोसॉइडल है, तो फिर हम बोल सकते हैं हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अगर वेव कुछ अलग तरीके की दिखती, मान लो वेव ऐसी नजर आती, तो फिर मैं ये नहीं कहता पार्टिकल एसएचएम कर रहे, हो सकता है कुछ अलग तरीके का सिग्नल होता। बट यहां से क्लियरली दिख रहा है मुझे कुछ साइनोसॉइडल टाइप सिग्नल आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं हर पार्टिकल क्या कर रहा है, दे आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पर सब एक साथ ऊपर या सब एक साथ नीचे नहीं जा रहे। ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कि रोप के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएं, फिर तो आपको ऐसा लगेगा रस्सी ऊपर गई नीचे गई। ऐसा नहीं हो रहा। हर पार्टिकल, यानी कि रोप पे एक छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, आपने जैसे इसको चेन में आपने इसको पिरो रखा है, जैसे आपने इसको चेन में मान रखा है, तो हर पार्टिकल अलग अलग फेज में, ये पार्टिकल अभी ऊपर गया, ये पार्टिकल बाद में ऊपर जाएगा, ये उसके बाद जाएगा। यानी कि आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले की नकल कर रहा है। अगर वेव आगे जा रही है, देखो सिग्नल मैंने कहां दिया, ध्यान से देखो, सिग्नल कहां दिया, यहां, और फिर वो कहां जा रहा है, आगे की तरफ, यानी कि दिस इज अ वेव गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप बोलोगे ये वेव है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, इसको आप बोलोगे एक वेव है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये ट्रांसवर्स वेव है। ये वेव कैसी है हमारी, ट्रांसवर्स वेव। अभी इसको हम पढ़ेंगे, जब सिग्नल आगे जाता है पीछे जाता है, हम इसको ट्रैवलिंग वेव का नाम भी देते हैं। बट ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं और सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है। तो सिग्नल जा रहा है आगे की तरफ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना, ये क्या हो जाएगी मेरी डायरेक्शन ऑफ वेव। इस डायरेक्शन में मेरी वेव मूव कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। इस डायरेक्शन में मेरी क्या कर रही है, वेव मूव कर रही है। तो अगर हम वेव पल्स की बात करें, कमिंग बैक टू नॉर्मल स्लाइड्स, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था, अगर हम ध्यान से देखें, मैंने ये देखा था, मैं अपने हाथ को ऊपर ले जा रहा था, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जाता था, थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाता था, थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाता था, यानी कि इस तरीके से एक पल्स जनरेट होती थी, जो अगले ही समय यहां पे नजर आती थी आपको, फिर थोड़ी देर बाद ये पल्स यहां नजर आती थी, थोड़ी देर बाद ये पल्स यहां नजर आती थी, यानी कि एक सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां पे क्या थी, वेव प्रोपगेशन।
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन का मतलब इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। प्रोपगेट कर रही है मतलब ट्रैवल करना, उसका मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? हर पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? वेव जा रही है इधर और पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर नीचे। क्या ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए? ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना? तो ट्रांसवर्स वेव में आपको मैंने बताया था ईच एंड एवरी पार्टिकल, अगर आप इस पार्टिकल को देखो, ये जस्ट ऊपर नीचे जाएगा, ये भी जस्ट ऊपर नीचे जाएगा, ये भी जस्ट ऊपर नीचे जाएगा, बट वेव जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वेव जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है मेरी वेव प्रोपगेशन की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, और जो पार्टिकल है ऊपर नीचे, इसको एक कंप्लीट वेव कहते हैं। पीछे जो मैंने जनरेट की थी इसको हम क्या बोलते हैं? पल्स कहते हैं। एक बार ऊपर ले जाके नीचे हाथ छोड़ देना, पल्स का क्रिएशन करना, हाथ को कॉन्टिन्यूसली ऊपर नीचे करते रहना, वेव क्रिएट कर देता है। ठीक है, दोनों में जस्ट थोड़ा सा फर्क है। फिर मैंने बताया था पार्टिकल का मोशन, यहां पे मैंने आपको दिखाया था, वो जस्ट ऊपर नीचे जा रहा था, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे प्रोपगेट कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर था वेव प्रोपगेशन से, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? यहां भी पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स। मैं मैकेनिकल की बात करूं तो ऑब्वियसली यहां भी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो हमारे ऑसिलेट करते हैं, बट वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव करते हैं। आपको दिखाता हूं, मैं इसको शो करता हूं। अगर हम मीडियम के पार्टिकल की बात करें तो वो यहां पे मूव करेंगे, बट दे विल मूव इन द डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे? वो हमें मूव करते हुए दिखेंगे अलोंग द वेव। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहां हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहां पे एक रॉड है, इसको मैं ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा हूं, देख रहे हो आप? तो इससे एक सिग्नल जनरेट हो रहा है। आप डिस्टर्बेंस यहां दे रहे हो, ये डिस्टर्बेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बट यहां पे आप देख सकते हो वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में। तो यहां पे जो मेरा पार्टिकल है वो भी कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? ऐसे। तो यहां पे हर पार्टिकल, अगर आप पार्टिकल्स को देखोगे ना, तो पार्टिकल्स बस अपनी जगह ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, और एक सिग्नल है जो आगे की तरफ जाएगा। यहां पे एक सिग्नल है जो आगे की तरफ जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा, एक सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है। अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल को देखोगे तो वो नहीं जा रहे आगे, पार्टिकल सिर्फ ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहे हैं, बट जो मेरा सिग्नल है वो आगे की तरफ जा रहा है। कोई पार्टिकल यहां से मूव करता हुआ आगे नहीं जा रहा, पार्टिकल आर जस्ट डूइंग ऑसिलेशन। वो अपनी एनर्जी दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तो पार्टिकल जस्ट ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहां ऑसिलेशन ऐसे है, पार्टिकल का ऐसे ऐसे ऑसिलेशन है, और सिग्नल भी आगे जा रहे हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्लियरली, इस वाले में लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम कह सकते हैं ऑसिलेशन, यहां पे हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन और डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। ऑसिलेशन की बात करें या डिस्टर्बेंस की बात करें ऑफ पार्टिकल्स, कैसा होता है यहां पे? डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स आर अलोंग direction of wave propagation, are along direction of wave propagation। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हम कह सकते हैं, मतलब अगर वेव मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इस तरीके से, तो पार्टिकल मेरा ऐसे 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 चम करेंगे, है ना, टू एंड फ्रो, है ना, पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, यहाँ वाला पार्टिकल आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ये सिग्नल आगे को देता है, ये सिग्नल आगे वाले को देता है। तो यहाँ पार्टिकल्स ऐसे हैं और वेव भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो पार्टिकल की प्रोपगेशन की डायरेक्शन उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल है, पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं। वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल भी एक्स माइनस एक्स में ऑसिलेट करेंगे। प्रीवियस केस में क्या था, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे क्या होता था, अगर वेव मेरी एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल या तो जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा या वाई डायरेक्शन में, मतलब उसके परपेंडिकुलर। अगर वेव वाई डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल या तो एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन में कर रहा होगा या जेड माइनस जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। तो हमेशा पार्टिकल का ऑसिलेशन ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर था। और अगर हम बात करें इसमें, इस वाली वेव में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में करें, तो यहां पे जो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल है, यानी कि जो वो ऑसिलेशन कर रहे हैं, दिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। पैरेलल और एंटी पैरेलल, ऑब्वियसली ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो पार्टिकल एक्स माइनस एक्स में ऑसिलेट करेगा। वाई डायरेक्शन में वेव जा रही है तो पार्टिकल वाई माइनस वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। जेड डायरेक्शन में जा रही है तो जेड माइनस जेड, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इफ वेव गोइंग इन, अगर आप ध्यान से देखो, इफ वेव गोइंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा?
पार्टिकल ऑसिलेट्स, पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग एक्स और माइनस एक्स डायरेक्शन, एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली अगर वो किस डायरेक्शन में जा रही है, सिमिलरली इफ वेव गोइंग इन वाई डायरेक्शन, अगर वेव मेरी वाई डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल ऑसिलेट्स, पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग y, ठीक है ना, या तो y और माइनस y डायरेक्शन, ठीक है ना, इस एक्सिस में, इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। z डायरेक्शन में भी आप लिख सकते हो, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां साउंड आ जाता है, जैसे कि हम साउंड की बात करें, साउंड इज एन एग्जांपल। मैं आपको और शो करता हूं, देखो इसका आपको एक एग्जांपल और शो करता हूं, जैसे कि आपको मैंने यहां दिखाया, इसको बोलते हैं स्लिंकी। स्प्रिंग ही है ना, स्प्रिंग जैसा ही है ना, स्लिंकी भी कहते हैं, स्प्रिंग जैसा ही आपको नजर आता है। तो मैं ऊपर वाले हाथ से, ये वाले पिंक वाली साइड से एक सिग्नल दूंगा, आप देखना, मैं वहां से सिग्नल दूंगा, वो सिग्नल नीचे की तरफ ट्रैवल करके आएगा, देखना, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, दिखा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर टकरा के ऊपर जाता है, वो रिफ्लेक्शन है, बट अभी मैं सिग्नल पिंक वाली साइड से दे रहा हूं, दोबारा से देखना, दिखा, देखो फिर से, ठीक है, यहां से भी देख सकते हो, मैं उल्टा करके भी दिखा सकता हूं, येलो वाली एंड से दिखा सकता हूं सिग्नल। तो आप देखोगे मैं सिग्नल नीचे की तरफ भेज रहा हूं, मैं ऊपर से सिग्नल देता हूं और वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, नीचे से भी भेज सकता हूं, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, अगर मैं सिग्नल भेजता हूं तो वो सिग्नल ट्रैवल करता है, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकता हूं, एक साइड से सिग्नल भेजूंगा तो दूसरी जगह वो ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से भेजता हूं तो इधर जाता है, यहां से भेजता हूं, येलो वाली साइड से भेजता हूं तो वो पिंक वाले एंड पे जाता है। तो दिस इज स्लिंकी, ठीक है ना, इसमें सिग्नल एक से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लो करके अगर आप देखोगे तो ये अच्छे से नजर आएगा, आप नीचे से भेज रहा हूं तो ऊपर जा रहा है, ऊपर से भेज रहा हूं तो नीचे आ रहा है, दिस इज अ वेव ऑन अ स्लिंकी। तो स्लिंकी में भी सेम चीज है, इसको स्लिंकी कहते हैं। जैसे इसमें क्या किया हमने, इस तरीके से पहले मेरा स्प्रिंग था, मैंने इसको ऐसे खींच रखा था और यहां पे मैं इसको कंप्रेशन देता हूं, तो पहले वो यहां कंप्रेस होता है, ठीक है ना, और पूरी मेरी वेव ऐसी थी। फिर दूसरी बार अगर मैं देता हूं तो वो यहां कंप्रेशन आ जाता है, तीसरी बार देता हूं, ठीक है ना, तो कंप्रेशन मेरा यहां आ जाता है, तो आपको नजर आएगा ये कंप्रेशन आगे की तरफ मूव कर रहा है, थोड़ा फास्ट होता है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, बट दिस इज अ वेव ऑन अ स्लिंकी। ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसमें, क्योंकि जो हमारा कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन यानी कि जहां स्प्रिंग दबा है वो सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है, और मैं कंटिन्यूअसली अगर बार बार ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन देता जाऊं, बार 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 ऐसे करता रहूं, तो एक सिग्नल जनरेट हो जाता है। थोड़ा सा इसमें जनरेट करना मुश्किल है, क्योंकि यहां से सिग्नल रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अगर ये बहुत बड़ी स्लिंकी होती तो आपको मैं बार बार करके दिखा सकता था, बार बार ऐसे करके भेजता, तो आपको ऐसा एक कंप्रेशन रेयरफेक्शन का पूरा पैटर्न दिखता है, जैसे कि साउंड में आप लोगों को मैंने भी दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल साउंड में जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको बार बार ऐसे ऐसे करने से एक सिग्नल आपको जाता हुआ दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा एक जगह है जहां डेंसिटी मैक्सिमम है ना, जहां जगह एक, जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। जहां मैक्सिमम डेंसिटी है इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। यहां पे मैक्सिमम डेंसिटी वाले पार्ट को, जहां आपको डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, जहां आपको मैक्सिमम डेंसिटी दिखती है ना, जैसे इस रीजन में, इस रीजन में, यहां नजर आ रही है, यहां नजर आ रही है, इसको कॉम्प्रेशन कहते हैं। जहां डेंसिटी बहुत कम हो गई है इसको रेयरफेक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है ना। जैसे कि यहां देख सकते हो ये कॉम्प्रेशन है, जहां डेंसिटी मैक्सिमम है, ये आगे जा रहा है सिग्नल, और बीच में ऐसी ऐसी जगह क्रिएट हो रही है जहां पार्टिकल बहुत कम हो जाते हैं, ये रेयरफेक्शन होता है। तो कॉम्प्रेशन भी आगे जा रहा है, रेयरफेक्शन भी। एक्चुअली जब मैं रोड को आगे करता हूं तो कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है, पीछे करता हूं तो रेयरफेक्शन। अब इसको फास्ट फास्ट करते हैं, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसे ये सिग्नल को आगे भेजती है। कॉम्प्रेशन का मतलब है एक तरीके से मैक्सिमम डेंसिटी, रेयरफेक्शन का मतलब क्या है, मिनिमम डेंसिटी। जहां रेयरफेक्शन हो रहा है वहां पे, यहां पे इधर ये मिनिमम डेंसिटी है, यहां पार्टिकल की डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसी स्प्रिंग में होता है, जब हम स्प्रिंग में करते हैं तो बार बार हम सिग्नल देते हैं, तो इसमें जब हम कॉन्टिन्यूसली सिग्नल देंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, एक जगह ऐसे हो जाएगा, फिर बहुत दूर हो जाएगा स्प्रिंग, फिर एक जगह ऐसे हो जाएगा, फिर बहुत दूर हो जाएगा स्प्रिंग, फिर एक जगह ऐसे हो जाएगा। अगर मैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल दूं फिर बहुत दूर हो जाएगा। तो यहां पे कॉम्प्रेशन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर कॉम्प्रेशन, बीच में रेयरफेक्शन, या रेयरफेक्शन या कॉम्प्रेशन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, यहाँ पे रेयरफेक्शन, यहाँ कॉम्प्रेशन, यहाँ रेयरफेक्शन, ऐसे आपको सिग्नल जनरेट होता हुआ नजर आएगा स्लिंकी में भी, स्प्रिंग में भी, ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रेसिव वेव। तो आपने जो भी अभी सिग्नल्स देखे, चाहे लॉन्गिट्यूडनल में देखे, ट्रांसवर्स में देखे, आपने एक चीज देखी कि हमारा सिग्नल एक से दूसरी जगह ट्रैवल जरूर करता है। सिग्नल एक जगह रुक नहीं जाता है, सिग्नल ट्रैवल करता है। तो ऐसे सिग्नल को, ऐसी वेव को हम नाम देते हैं प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक वेव। इसी को हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, इसी को हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मैं यहां हार्मोनिक ले रहा हूं, यानी कि मैं साइनोसॉइडल वेव की बात कर रहा हूं। A wave that propagate energy from one point in an infinite medium and never returns to that point is called progressive wave। आपने एक जगह सिग्नल दिया और वो चलता जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया तो जाता जा रहा है, वहां से सिग्नल दिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और वो चलता चला जाएगा आगे की तरफ। ऐसे सिग्नल को, ऐसी वेव को हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, जो ट्रैवल कर रही है, मुसाफिर है ये वेव। ठीक है ना, ये मुसाफिर है, ये एक जगह से शुरू करती है, फिर इसका कोई ठिकाना नहीं है, फिर ये चलती जाती है। ठीक है, एक गाना था, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, इस वेव को चलते जाना है। ठीक है, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, वेव कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। वेव का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल मुसाफिर की तरह है, ये मुसाफिर वेव है। ट्रैवलिंग वेव इज अ मुसाफिर वेव। मुसाफिर यानी कि ये एक बार चलती है फिर रुकती नहीं है, एक से दूसरी जगह यहां पे ट्रैवल करती जाती है। ठीक है, ओके, सो मुसाफिर हूं यारो, ये वेव अपने लिए गाना गाती है। ठीक है, इसी को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं और इसी को हम प्यार से ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दीज वेव्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम। ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ जो पार्टिकल है मीडियम के वो एसएचएम कर रहे हैं। जैसे आप रोप की बात करो इस तरीके से, तो यहां पे अगर आप बहुत सारे पार्टिकल्स ले लो, आपने रोप पे वेव जनरेट करी है, रस्सी पे एक वेव जनरेट करी है, आप रस्सी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हो। यहां पे एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है ना, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, बट अलग अलग फेज में। सबसे पहले अगर आपने सिग्नल इसको दिया है तो पहला सिग्नल इसको मिला, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, और धीरे धीरे सिग्नल आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। जैसे आप अपने हाथ से पकड़ के इसके ऊपर नीचे करोगे तो सबसे पहले ये ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद ये ऊपर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे जाएगा, यानी कि आगे वाला पार्टिकल पीछे को फॉलो कर रहा है अगर वेव आगे जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो पीछे वाले पार्टिकल को आगे वाला फॉलो करेगा। आपने इंस्ट्रक्शन इसको दी ना, इसको इंस्ट्रक्शन तो बाद में मिलेगी ना, आप समझ सकते हो। यहां पे क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे ले जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर नीचे जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऊपर नीचे जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऊपर नीचे जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऊपर नीचे जाएगा और एक वेव क्रिएट करेगा। ठीक है ना, ऐसी वेव को हम ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकते हो ट्रांसवर्स में इसको समझना आसान है, ऑल्दो हम लॉन्गिट्यूडनल में भी इसको समझ सकते हैं, बट हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग इन ट्रांसवर्स वेव। हम इसको ट्रांसवर्स में समझ रहे हैं जहां पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर है। पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन से, यानी कि वेव की डायरेक्शन से कैसा है, यहां पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, सो इसको एक बार समझते हैं। फॉर अ वेव गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई वेव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए इसको समझते हैं। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मान लो यहां पे एक रस्सी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पे हमने एक रस्सी कंसीडर की और इस रस्सी पे बहुत सारे मैंने ऐसे पार्टिकल्स बना दिए समझने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे कंसीडर कर लिए समझने के लिए। इन पार्टिकल्स के मोशन के साथ क्या हो रहा है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे वेव जनरेट हुई, मैंने ऐसे वेव जनरेट करी ऐसे ऐसे, तो ये कैसी नजर आएगी आपको जब आप एक बार वेव जनरेट कर दोगे। मान लो आपने डिस्टर्बेंस दे दी, आप डिस्टर्बेंस लेफ्ट साइड से दे रहे हो और वेव राइट साइड जाएगी। फिर ऑब्वियसली अगर आप डिस्टर्बेंस यहां दे रहे हो तो डिस्टर्बेंस राइट साइड जा सकती है, तो वो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहां पे पार्टिकल को आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपको एक ऐसे वेव जनरेट हो गई। मान लो आपको कुछ ऐसी वेव दिख रही है, थोड़ी देर बाद आपको कुछ इस तरीके से वेव नजर आने लगी। आपने कहा ठीक है सर, इस तरीके से वेव नजर आने लग गई। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये सारे पार्टिकल्स दिखाए। अब ये पार्टिकल अपने आपको इस तरीके से शेप में अरेंज कर चुके हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं इनका कलर बदल देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, तो आपको ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, अपने आप को अलाइन कर लेंगे। दिख रहे हैं आप लोगों को ये पार्टिकल पक्का नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से, अपने आप को इन्होंने अलाइन कर लिया है। ये रस्सी की शेप देख रहे हो आप कैसी बन गई है जब आपने वेव जनरेट कर दी है। तो जैसे कि एक साइन वेव होती थी, जैसे कि साइन का ग्राफ पढ़ाया था पिछले चैप्टर में एसएचएम में, कुछ उसी तरीके से ये साइन की शेप में आपको नजर आ रहे हैं।
आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पार्टिकल अपनी शेप ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। हाँ, अगर वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसको कैसे समझे, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं वेव को और अच्छे से समझाने के लिए। अगर हमें समझना है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो लेट मी कंस्ट्रक्ट अ बिगर वेव, थोड़ी सी बढ़िया सी वेव बनाता हूं, बड़ी वेव समझाता हूं, है ना, इससे समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा इसका डिजाइन बढ़िया लग रहा है ना, अब देखने में तो नजर आ रही है ना। कलर भी ऐसा लेता हूं जो आपको नजर आए। मान लो आपको एक पार्टिकल यहां दिखा दिया, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे कुछ पार्टिकल्स मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब हमें समझना है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा रही है, ठीक है ना। अब मुझे समझने की कोशिश करनी है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कैसे कर रही है। ओके, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो किसको फॉलो करेगी। जैसे मैंने यहां बहुत सारे बच्चे खड़े कर रखे हैं, अगर सिग्नल आगे जा रहा है तो मैं सबसे पहले सिग्नल इस वाले बच्चे को दूंगा, ये आगे देगा, ये आगे देगा। अगर कोई वेव आगे जा रही है तो पहले सिग्नल इधर वाले पार्टिकल को मिलेगा, बाद में राइट वाले को, मतलब आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले को। अगर वेव जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आगे वाले पार्टिकल पीछे वालों को फॉलो करेंगे, है ना। यानी कि रूल बहुत सिंपल है, इफ वेव इज गोइंग, इफ वेव इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर वेव कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर वेव कहां जा रही है, राइट साइड जा रही है लेटर से, ठीक है ना, देन पार्टिकल विल फॉलो signals from backward particles, पीछे वाले पार्टिकल्स से वो सिग्नल लेगा। कैसे समझते हैं। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये वेव ऐसे जा रही है ना, इस तरीके से जा रही है। तो मैंने कहा मान लो इन पार्टिकल को नाम दे देता हूं, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, इसको 3 कह देता हूं, इस वाले को 4 कह देता हूं, इस वाले को 5 कह देता हूं, इसको 6 कह देता हूं, इसको 7, 8, 9 एंड सो ऑन, है ना। मैंने नाम दे दिया समझने के लिए। तो एक बात बताओ, सेकंड वाला पार्टिकल किसको फॉलो करेगा। मैंने यहां लिखा है ऑलरेडी, सेकंड वाला किसको फॉलो करेगा, थर्ड को या फर्स्ट को। वेव कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बोला वेव जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेव प्रोपगेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल किसको फॉलो करते हैं, पीछे वाले को। तो यहां सेकंड वाला किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट वाले को। थर्ड वाला किसको फॉलो करेगा, सेकंड वाले को। फोर्थ वाला किसको फॉलो करेगा। अच्छा, फॉलो करेगा इसका क्या मतलब है सर, फॉलो करेगा मतलब ये है कि सेकंड वाला चाहेगा मैं उतनी हाइट लूं जितनी फर्स्ट वाले की है। सेकंड वाला अभी फर्स्ट वाले से ऊपर है ना, तो सेकंड वाला नीचे आना चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला नीचे है, तो सेकंड वाला कहेगा मैं नीचे आ जाता हूं। थर्ड वाला सेकंड को देखे कहेगा कि मैं तेरी जगह आ जाता हूं। फोर्थ वाला कहेगा मैं थर्ड की जगह आ जाता हूं। फिफ्थ वाला कहेगा अरे फोर्थ तो ऊपर है तो मैं ऊपर चला जाता हूं। सिक्स्थ वाला फिफ्थ को देख के कहेगा मैं भी ऊपर चले जाता हूं। ये होगा, यानी कि ये एक दूसरे के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब कि जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट अभी जो पोजीशन वन की है ना, वो सेकंड लेना चाहेगा, पीछे नहीं आएगा, नीचे जाएगा। यानी कि ये यहां पे है ना, वो कहेगा तुम्हारी हाइट 0 है, चलो मैं 0 हाइट पे आ जाता हूं। 3 वाला कहेगा मैं 2 वाली हाइट ले लेता हूं। 4 वाला कहेगा मैं 3 वाली हाइट ले लेता हूं। 5 वाला कहेगा मैं 4 वाली। तो ऐसा कैसे होगा, अगर 1 वाला, अगर हम ध्यान से देखें 1 वाले को 2 वाला फॉलो कर रहा है, तो सेकंड वाला पार्टिकल कहेगा मैं इधर आ जाता हूं। थर्ड वाला पार्टिकल कहेगा मैं सेकंड की जगह आ जाता हूं। फोर्थ वाला पार्टिकल कहेगा मैं थर्ड वाले की जगह चले जाता हूं। फिफ्थ वाला कहेगा मैं यहां आ जाता हूं। सिक्स्थ वाला कहेगा मैं यहां आ जाता हूं। सेवंथ वाला कहेगा मैं यहां आ जाता हूं। एट्थ वाला कहेगा मैं यहां आ जाता हूं। नाइन्थ वाला एट्थ की जगह, और अगर ये 10th पार्टिकल है ये इसकी जगह, ये वाला इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। आप देख सकते हो ना, ऐसा ही होगा ना, ये वाला पार्टिकल इधर आएगा, ये वाला पार्टिकल इधर आएगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब इन सब लोकेशंस को मिला दो, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो आप देखो कैसी वेव दिखेगी। देखो, अगर मैं इन सब लोकेशंस को मिला देता हूं, ठीक है, 1 मिनट ध्यान से। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर की जो वेव है वो कैसी जा रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां से डिस्टॉर्शन हो गया, थोड़ी सी शेप ध्यान से बनाओगे तो इस तरीके की वेव जनरेट होगी। तो आप देखो ये ब्लू वाली वेव क्या येलो वाली वेव से राइट साइड है, क्या आपको नजर आ रहा है। पहले येलो वाली वेव थी, अगले ही समय पहले येलो वाली वेव थी, मान लो t = 0 पे ये वेव थी, और थोड़े से मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के बाद हमें वेव आगे की तरफ नजर आ रही है। तो ये जो ब्लू वाली वेव है वो आगे की तरफ चली जाएगी, यानी कि येलो वाली वेव से ब्लू वाली वेव बन जाएगी, यानी कि आपको नजर आएगा कि सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। तो ये कब हुआ, जब हर आगे वाले पार्टिकल ने पीछे वाले को फॉलो किया। इन शॉर्ट, अगर कोई वेव ऐसे है
और अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये फॉरवर्ड जा रही है तो ये वेव इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है हर आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले को फॉलो कर रहा है। तो ब्लू वाली वेव पीछे है, पिंक वाली वेव उसके आगे है। यानी कि ये तब होगा, ऐसी वेव तब जनरेट होगी जब हर आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले को फॉलो करेगा। तो वेव में भी यही होता है, जब हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं एक पॉइंट को, आगे वाला उसको फॉलो करता है, उसके आगे वाला उसको फॉलो करता है, तो यहां हर पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट ही कर रहा है। एवरी पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, वो अपनी मीन पोजीशन पे कर रहा है, सभी को सेम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। एवरी पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, सभी सेम एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहे हैं, पर अलग अलग समय पे, है ना। आप ऐसे समझ लेना, बहुत सारे दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत सारे दोस्त खड़े हैं, पहले ये ऊपर नीचे जाएगा, इसको देख के ये ऊपर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे जाएगा, पर ये सबसे पहले ऊपर गया, है ना। फिर जब ये नीचे आ रहा था तब ये ऊपर जा रहा था, फिर ये जब नीचे आ रहा था तो ये ऊपर जा रहा था, ये जब नीचे आ रहा था तो ये ऊपर जा रहा था। इससे एक वेव जनरेट होती है। कर हर कोई ऑसिलेशन ही रहा है ऊपर नीचे, पर अलग अलग समय पे उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। यहां एक ऑसिलेटर है क्या, एक एसएचएम हो रहा है? नहीं, मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। ये भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, इससे अगला पार्टिकल भी कर रहा है, इससे अगला पार्टिकल भी कर रहा है, अलग अलग फेज से। एम्पलीट्यूड सब सेम ले रहे हैं, सबका एसएचएम है आइडेंटिकल, बट फेज अलग अलग है, अलग अलग समय पे वो एम्पलीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक समय पे एक साथ आते हैं। आप देखो, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। जब ये ऊपर आता है तो ये ऊपर आता है, जब ये नीचे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, यानी कि ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में है। 4 और ये वाला पार्टिकल अगर आप ध्यान से देखोगे इसके साथ सेम फेज में, है ना। नजर भी आ रहे हैं ना आपको, सेम फेज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। यानी कि जब एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, ये 1 वाला पार्टिकल इसके साथ सेम फेज में होगा। जब एक पूरी वेव कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता है ना, एक वेव ऐसी कंप्लीट वेव नजर आती है, तो एक वेव के बाद दो पार्टिकल्स आपस में सेम फेज पे होते हैं। ये वाला पार्टिकल इसके साथ फेज में होगा, ये वाला पार्टिकल इसके साथ, ये वाला पार्टिकल इसके साथ, ये वाला पार्टिकल आगे वाले के साथ, है ना। तो ये सारे पार्टिकल्स एक वेवलेंथ के बाद जो पार्टिकल्स हैं, दे कम बैक इनटू सेम फेज, ठीक है। आफ्टर वन वेवलेंथ पार्टिकल रिपीट्स इट्स फेज, यानी कि आफ्टर वन कंप्लीट वेव, आफ्टर वन कंप्लीट वेव वी हैव पार्टिकल्स इन सेम फेज। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिंदी में मैं कंक्लूजन लिख देता हूं कि सो फार ट्रैवलिंग वेव में हमने क्या देखा, है ना। कंक्लूजन थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा ऐसे कि आप लोगों को याद रहे, समझ में, क्योंकि मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूं, कहीं आप भूल ना जाओ। इसमें क्या हो रहा है ट्रैवलिंग वेव में, यहां पर हर पार्टिकल, यहां पर क्या हो रहा है, हर पार्टिकल ऑसिलेट या फिर एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। जैसे कि मैंने भी बताया था, सभी का एसएचएम, सभी का एसएचएम का एम्पलीट्यूड, सभी के एसएचएम का एम्पलीट्यूड अगर मैं ध्यान से देखूं सेम है। सभी के एसएचएम का एम्पलीट्यूड कैसा है, यहां पे सेम है, एक जैसा है। और क्या पता है हम लोगों को, पर हर पार्टिकल, पर पार्टिकल्स के बीच में, पर पार्टिकल्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग टाइम पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि देखो, अगर हम ध्यान से देखें, जब ये ऊपर पहुंचा तो उसी टाइम पे ये वाला ऊपर नहीं पहुंचा, पहले ये ऊपर पहुंचा, ये बाद में ऊपर पहुंचा, ये उसके बाद ऊपर पहुंचा, यानी कि हर अलग टाइम पे ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि ऑसिलेशन सेम फेज में नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका और क्या हमने देखा था, अगर वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आप लिख सकते हो, अगर वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो पीछे
वाले पार्टिकल की कॉपी करेगा, मतलब पीछे वाले पार्टिकल के जैसा पाथ लेगा, उसको कॉपी करेगा, ठीक है ना। और अगर वेव बैकवर्ड जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वेव बैकवर्ड जा रही है, और अगर वेव बैकवर्ड जा रही हो तो, अगर वेव बैकवर्ड जा रही हो तो वो आगे वाले पार्टिकल की कॉपी करेगा, उसको कॉपी कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। अभी जो मैंने आपको बताया था पीछे, मैंने बोला था ये वेव आगे जा रही है, तो हर आगे वाला पार्टिकल पीछे को फॉलो कर रहा था। अगर वेव पीछे जाती तो पीछे वाले पार्टिकल आगे वालों को फॉलो करते, मतलब कि उल्टा भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना हमारे केस में कि वेव ऐसे है और ये वेव पीछे की तरफ जा रही है, तो उस केस में हमारी वेव क्या होती है, ये पीछे की तरफ जाती। ऐसे भी तो हो सकता है अगले समय आपको वेव ऐसी नजर आए। ये वेव हमें तब नजर आ सकती है जब मेरे आगे वाला पार्टिकल है ना, ये आगे वाला पार्टिकल है, ये लीड करे, मतलब ये वाला पार्टिकल इसको फॉलो करे, मतलब ये पार्टिकल अगले समय ऊपर जाए, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाए, ये वाला ऊपर जाए, ये वाला नीचे आए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले को फॉलो करे, है ना। अगर आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले को फॉलो करेगा तो हमारी वेव कैसी नजर आएगी, हमें पीछे की तरफ जाती हुई। पीछे वाला आगे को करेगा तो वेव अगर हमारा पीछे वाला आगे को करेगा तो वेव बैकवर्ड जाएगी, आगे वाला पीछे को करेगा तो फॉरवर्ड जाएगी। ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये आगे वाला पार्टिकल है, ये पीछे वाला है। अगर आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले को फॉलो कर रहा है तो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सिग्नल पीछे से आ रहा है, अरे सिग्नल पीछे से आ रहा है तभी तो आगे जा रहा है, तो आगे वाला पीछे को फॉलो करे, सिग्नल आगे जा रहा है। और अगर पीछे वाला आगे वाले को फॉलो करे तो सिग्नल पीछे आ रहा है, यानी कि सिग्नल वहां से आ रहा है, तो पहले इस पार्टिकल को मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, यानी पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले को फॉलो कर रहा है, यानी सिग्नल पीछे आ रहा है। अगर सिग्नल आगे से आएगा तभी तो पहले आगे वाले पार्टिकल को मिलेगा, सिग्नल पीछे से आएगा तो पहले पीछे वाले को मिलेगा। ठीक है ना, लॉजिकल है। ठीक है, यहां पे प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक वेव में हम कुछ बातें और भी याद रख सकते हैं। जब ये वेव जाती है, जैसे अब चाहे रोप में जा रही हो, चाहे साउंड में प्रोपेगेट कर रही हो, यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी का बदलाव होता है। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्रॉस द मीन पोजीशन वंस इन अ टाइम पीरियड। ये तो हमें पता ही है कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड में वो एक बार मीन पोजीशन को क्रॉस जरूर करेंगे। यहां पे मैंने इसकी इक्वेशन को लिख के दिखाया है। इस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसी नजर आती है, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव और अ ट्रैवलिंग वेव। इस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन का मतलब क्या है, एसएचएम की इक्वेशन का क्या मतलब होता था, चलो सोचो, छोड़ो बाकी बातें छोड़ो यार, ये सोचो एसएचएम की इक्वेशन का मतलब क्या होता था। वहां ना एक ही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता था, मान लो वाई डायरेक्शन में कर रहा है, एक पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कर रहा है, तो आप क्या लिखते थे, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिख देते थे। यहां एक पार्टिकल ऑसिलेट करता था तो आप ऐसे लिख देते थे। बट अब हमारे पास कैसा है, हमारे पास एक पार्टिकल नहीं, हमारे पास पूरी वेव है इस तरीके से, जैसे कि यहां आपको नजर आ रहा है। यहां पे एक पार्टिकल नहीं है, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल है। मुझे इन सभी की इक्वेशन लिखनी है एक ही साथ, ठीक है ना, मुझे इन सभी की इक्वेशन लिखनी है सभी के साथ। सभी का अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाइट है। y का मतलब यही होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं ना y, है ना, तो इसका मतलब होता है मैं उसकी हाइट बता रहा हूं वो किस हाइट पे है। अगर वो यहां पे है तो इसकी हाइट 0 है, अगर वो यहां पे है तो इसकी हाइट a है, यहां पहुंच जाता है तो इसकी हाइट क्या कहते हैं, a, यानी कि एम्पलीट्यूड। यहां पे होता है तो हम इसको बोलते हैं -a, यानी कि हमें बताना है कि उसकी पोजीशन किस समय पे कितनी है। पर जब हम एसएचएम की इक्वेशन लिखते थे एक ही पार्टिकल होता था, जिंदगी आसान थी, एक ही पार्टिकल होता था। जब हम यहां एक वेव की इक्वेशन लिखते हैं, वेव की इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है, वेव की इक्वेशन लिखने का मतलब है हम पार्टिकल की हाइट बताएंगे। आप कहोगे एक पार्टिकल नहीं है सर, यहां पे सभी की हाइट बतानी है। तो यहां पे जब हम वेव इक्वेशन लिखते हैं तो मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूं जहां पे मैं आपको बताता हूं मैं किस पार्टिकल की हाइट बता रहा हूं। मतलब यहां इक्वेशन में यह भी बताना पड़ेगा किस पार्टिकल की किस समय पे कितनी हाइट है। वेव की इक्वेशन का मतलब है क्या बताना, बताओ क्या मतलब हुआ इसका। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन का मतलब ये हुआ हमें ये बताना है किस पार्टिकल की किस टाइम पे क्या हाइट है। इसलिए यहां पे आप देखो, यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिखा गया, यानी कि मैं इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान के चल रहा हूं। तो अगर मुझे ये बताना है कि
किसी पार्टिकल की हाइट क्या है, तो पहले मुझे पार्टिकल बताना पड़ेगा, यानी कि पहले मुझे बताना पड़ेगा मैं किस डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। पहले मैं बताऊंगा x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल, इसकी हाइट कितनी है ना, यही तो करूंगा। x इज इक्वल टू यहां से 5 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल, उसकी हाइट कितनी है, यानी कि y x और t दोनों पे डिपेंड करेगा। यानी कि पहले मैं इक्वेशन में बताऊंगा मैं किस x की बात कर रहा हूं और फिर बताऊंगा किस टाइम पे बात कर रहा हूं। तो टाइम के साथ इसकी हाइट भी बदलती रहती है, हर पार्टिकल की टाइम के साथ हाइट बदल रही है। तो इस इक्वेशन में मुझे टाइम भी बताना पड़ेगा और डिस्टेंस भी। तो ये इक्वेशन आपकी जो है ये हमारी एसएचएम जैसी दिख रही है, बस इसमें एक फर्क है, एसएचएम की इक्वेशन में ये नहीं होता था। एसएचएम की इक्वेशन में a sin ओमेगा t प्लस फाई होता था, क्योंकि एक ही पार्टिकल ऑसिलेट करता था। अब यहाँ पे लाखों करोड़ों एक्चुअली अनकाउंटेबल पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो ये जो एडिशनल आपको फैक्टर नजर आ रहा है ना, जो एसएचएम में नहीं था, ये क्या बताता है, विच पार्टिकल, ये हमें बताता है विच पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट, विच पार्टिकल टू बी डिस्कस्ड, है ना, या फिर लोकेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, लोकेशन, या फिर ये हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल, ये कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल, किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उस पार्टिकल की हाइट बताएंगे। पहले तो हमें पार्टिकल बताओ, कौन सा पार्टिकल। तो यानी कि जब मैं x बताऊंगा तो मुझे पता चलेगा, अच्छा अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डाल दूं, मैं समझ जाऊंगा मुझे इस पार्टिकल की हाइट बतानी है ना। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, अगर मैं x को 3 डाल दूंगा तो मैं समझ जाऊंगा मुझे इस पार्टिकल की हाइट बतानी है। x को 10 डालूंगा, मान लो ये पार्टिकल 10 डिस्टेंस पे, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा मुझे इसकी डिस्टेंस बतानी है, इसकी हाइट बतानी है। तो y हाइट बताता है, x बताता है किस पार्टिकल की हाइट बतानी है, t बताता है किस टाइम पे बतानी है, किस टाइम पे बतानी है, कौन से पार्टिकल की बतानी है ना। अगर आप हिंदी में देखें तो किस टाइम पर बतानी है, और x बताता है कौन से पार्टिकल की बतानी है। बहुत सारे पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल की बतानी है, कौन से पार्टिकल की इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, वो हमें x बताता है। दिस इज द इक्वेशन, बिल्कुल एसएचएम जैसी है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इक्वेशन एसएचएम जैसी होनी चाहिए, बस यहाँ x का फैक्टर आता है, ठीक है ना। ओके, सो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा देखना जरा, वहां डायग्राम में भी मैंने ये चीज बताई हुई है। ओके, यहां पे एक चीज आप याद रखोगे, जैसे ये इक्वेशन लिखी है ना, जैसे मैं यहां से लिख दूं, मैं ये जरूरी नहीं है इसको लिखूं हर बार, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। मान लो यहां पे इक्वेशन है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अगेन इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फेज, इस पूरे को क्या कहते हैं, फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एसएचएम में बोला करते थे, इनिशियल फेज, ठीक है। और ये वेव कहां है, ये वेव ट्रैवल कर रही है, ये वेव कहां ट्रैवल कर रही है, वेव ट्रैवल अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। आप याद रखना, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, प्लस एक्स। अगर यहां माइनस के एक्स लिखा है ना, अगर यहां माइनस के एक्स लिखा है तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखा है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, तो हम कहेंगे यहां पे, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है आप देख सकते हो, प्लस साइन, तो ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, वेव ट्रैवल इन, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेव ट्रैवल अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, वेव ट्रैवल अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से दिखाता हूं, मैंने जब ये लिखा था y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना, प्लस 5, इसमें माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। पहले तो यहां देखो, यहां क्या लिखा है, x, और ये दूसरा इंपॉर्टेंस माइनस साइन का है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना। लिखा माइनस है बट इसका मतलब होता है पॉजिटिव। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में जाना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। जो मेरी वेव है वो कहां जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और इसका क्या मतलब है, यहां y लिखा है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ, ये क्या बताता है, डायरेक्शन और एक्सिस, किस एक्सिस में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव प्रोपगेट कर रही है। पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं और वेव आगे जा रही है ना, जैसे मुझे देखना, ठीक है ना, मैं ऊपर नीचे होते हुए आगे जाऊं, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरा ऑसिलेशन तो वाई डायरेक्शन में है, पर मैं जा कौन सी डायरेक्शन में रहा हूं,
एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। मैं फिर से जाता हूं, ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, तो मैं ऊपर नीचे तो हो रहा हूं, बट ये क्या कर रहा हूं मैं, वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो रहा हूं, बट जो मैं जा रहा हूं वो तो वाई एक्स डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब है यहां पे जो लिखा होता है, यहां जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, पार्टिकल के ऑसिलेशन की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं यहां वाई की जगह क्या लिख दूं, z इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस माइनस फाइव, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहां प्लस माइनस है इससे फर्क नहीं पड़ता, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले साइन से फर्क पड़ता है। यहां पे अगर ये प्लस साइन आपको नजर आ जाए, मतलब मैं माइनस डायरेक्शन में जा रहा हूं, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं कहां जा रहा हूं, वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, यानी कि ये वेव पीछे की तरफ आ रही है। और z का मतलब है पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं z एक्सिस पे, है ना। पार्टिकल z पे करे माइनस z पे एक ही बात है, z डायरेक्शन एक्सिस है, उसी पे ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि पार्टिकल अलोंग z डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग z डायरेक्शन, वो z डायरेक्शन में प्लस z माइनस z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे, ऐसे समझ लो, ऐसा लिखा हो कहीं, x इज इक्वल्स टू, मान लो मैं इक्वेशन चेंज कर दूं, a साइन ओमेगा टी प्लस के जेड, खाली ऐसा लिखा हो, फाइव तो जरूरी है, दिया हो ना दिया ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि दे ही वो, मान लो इनिशियल फेज जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब है प्लस साइन का मतलब है वो माइनस डायरेक्शन में जा रहा है ना, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, और z का मतलब है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस z डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही है, वेव ट्रैवल कर रही है माइनस z डायरेक्शन में। और यहां x का मतलब है पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऑसिलेट्स, यहां पार्टिकल कहां ऑसिलेट्स कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं हमेशा। वेव यहां पे कभी ऐसा नहीं होगा, आप सोचो सर ऐसा हो सकता है यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, नहीं, क्योंकि वेव यहां पे हम कौन सी ले रहे हैं, ट्रांसवर्स ले रहे हैं, तो ये दोनों एक्स एक्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है ना। मान लो ऐसा दिया हो, समझना ध्यान से, y इज इक्वल्स टू ए साइन, यहां पे ऐसा लिखा हो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिखा हो। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब x और t का साइन मैच नहीं करता, यहां देखो x का साइन पॉजिटिव है, t का साइन नेगेटिव है, तो जब भी इन दोनों का साइन मैच ना करे तो वेव हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब इन दोनों का सिंबल मैच ना करे, इसमें से एक्चुअली आप नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो। तो रूल एक्चुअली ये है, यहां पे देखो जो भी मैंने एग्जांपल लिए थे वहां हर जगह ओमेगा टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, चाहे मैं इसमें देखूं तो मैं सिर्फ के एक्स का साइन देख रहा था। यहाँ पे के आगे अगर नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव लिखा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, यही तो मैं कर रहा था। बट रियलिटी में ऐसे नहीं देखना होता, रियलिटी में आपको रियल में ऐसे देखना होता है, ओमेगा टी के अगर नेगेटिव लग जाए तो क्या करोगे। तो ऐसे में आप ये याद रखो, जब भी इन दोनों का साइन मैच ना करे, आप याद रखना जब भी इन दोनों का साइन मैच ना करे तो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। दोनों अगर पॉजिटिव हो जाए तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, सॉरी एक सेकेंड, अगर इनका साइन मैच ना करे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन दोनों का साइन अगर मैच कर जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर यहां दोनों जगह नेगेटिव लिखा हो तो भी हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों के साइन पॉजिटिव हो तो भी नेगेटिव डायरेक्शन। इस केस में वेव कहां जाएगी, प्लस एक्स डायरेक्शन में, यहां वेव कहां जाएगी, प्लस एक्स डायरेक्शन में, याद रखना। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो भी क्या आंसर आता, प्लस एक्स डायरेक्शन, तो भी आपका आंसर क्या आता, प्लस एक्स डायरेक्शन। ऐसे लिखा होता y इज इक्वल्स टू ए साइन, और यहां पे लिखा होता माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो आता मेरा माइनस एक्स डायरेक्शन, दोनों नेगेटिव है ना, तो भी माइनस एक्स डायरेक्शन, क्योंकि दोनों साइन मैच कर गए। y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, अगर ऐसे लिखा है तो भी माइनस एक्स डायरेक्शन। मतलब कि कॉमन रूल ये है, अगर इन दोनों के सिंबल मैच नहीं करते तो पॉजिटिव डायरेक्शन, मैच करते हैं अगर इन दोनों के सिंबल मैच कर जाए, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो भी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। इन सभी केस में वेव एक्स डायरेक्शन में एक्स या माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही थी, बट वाइब्रेशन मेरा वाई डायरेक्शन में था, ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में था। ठीक है ना। वाइब्रेशन भी अलग डायरेक्शन में हो सकता है, मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं। जेड डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकती है, एक्स डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन हो सकता है। ऑसिलेशन मतलब पार्टिकल का मूवमेंट, वेव प्रोपोगेशन का मतलब सिग्नल का मूवमेंट। सिग्नल अलग तरीके से जाती है, वेव अलग तरीके से जाती है, और पार्टिकल अलग तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। वेव या फिर सिग्नल बात एक ही है। वेव का ट्रैवल करना, सिग्नल का ट्रैवल करना एक ही बात है। पार्टिकल का ट्रैवल करना अलग बात है। पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वेव ट्रैवल करती है। पार्टिकल अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उनकी स्पीड बदलती रहती है। एसएचएम कर रहे हैं, पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, वेव चुपचाप जा रही है। वेव एसएचएम नहीं कर रही, वेव तो ट्रैवल कर रही है, वो तो चुपचाप जा रही है, सीधा सीधा निकल रही है। वेव थोड़ा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, वेव तो ट्रैवल कर रही है। पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या तो ऐसे या फिर ऐसे, बट वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, याद रखोगे ये छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट है, आसान है, थोड़ा सा समझ लोगे तो आ जाएगा। कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हो, जब कभी कोई वेव प्रोपागेट करती है, ठीक है ना, वेव जाती है, प्रोपागेट करती है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम क्रेस्ट और सबसे लोअर पॉइंट को हम ट्रॉफ कह देते हैं। और यहां से क्रेस्ट से लेकर ट्रॉफ तक का जो डिस्टेंस है ये हाइट हो गई, बट इसी का आधा हमारा एम्पलीट्यूड होता है। आप देख सकते हो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी के अबाउट ऊपर नीचे आप मूव कर रहे हो, तो इसको हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, बट है दोनों एम्पलीट्यूड ही। इसको भी आप एम्पलीट्यूड कहोगे, इसको भी एम्पलीट्यूड कहोगे। टॉप पॉइंट पे जहां ये पॉजिटिव होता है आप इसको क्रेस्ट कहते हो और इसको ट्रॉफ कहते हो। ठीक है ना। दो क्रेस्ट, एक क्रेस्ट और दूसरी क्रेस्ट, ये भी हमारी क्रेस्ट है। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, एक क्रेस्ट के बाद दूसरी क्रेस्ट आ रही है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। पहली वाली पोजीशन से कितना ऊपर जा सकते हो या उससे कितना नीचे जा सकते हो, उसकी डिस्टर्बेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जैसे एसएचएम में होता था। वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। कंसेक्यूटिव मतलब ट्रफ तो बार बार आएंगे, है ना। आप देख सकते हो ये रही मेरी क्रेस्ट, ये रही मेरी क्रेस्ट, है ना, ये रही मेरी क्रेस्ट, ये रहा मेरा ट्रफ, ये रहा मेरा ट्रफ। तो इन दोनों के बीच का लैम्डा, इन दोनों के बीच का लैम्डा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ओके, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या होती है वेव वेलोसिटी, क्या होती है पार्टिकल वेलोसिटी। सबसे पहले अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें, तो अभी जो हम लोग वेव देख रहे हैं, तो वेव एक स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जो हम लोगों ने अभी तक वेव देखी है, अगर हम पीछे भी देखें, किसी भी केस में अगर हम वेव को ध्यान से देखें, तो वेव यानी कि यहाँ पे आपका सिग्नल आगे की तरफ ट्रैवल करता है। आपको नजर आ रहा होगा इसकी जो एक क्रेस्ट है ये आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ऐसे 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 जा रही है, या फिर ट्रॉफ नीचे ट्रैवल कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये किसी स्पीड से जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। और पार्टिकल वेलोसिटी मतलब जो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी। आप खुद देख सकते हो जो वेव वेलोसिटी है वो कुछ कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से ही आगे जा रहा है। चाहे आप क्रेस्ट की बात करें या ट्रफ की बात करें, हमारा डिस्टर्बेंस एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जाता है। जो भी मेरा डिस्टर्बेंस है वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। चाहे मैं क्रेस्ट की बात करूं या ट्रफ की बात करूं, ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, ये वेव वेलोसिटी है। पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो वेव वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। हर यूनिट टाइम में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, इसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। लिखने के तरीके क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वेव वेलोसिटी मैं v से लिख रहा हूं, दिस इज जितना वो वेवलेंथ कवर कर रही है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टू कवर वन वेवलेंथ, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो हमारा एसएचएम में भी होता था, वैसे यहाँ पे भी ये क्या है, टाइम पीरियड है। 1 बाय टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। एन से हम लिख रहे हैं दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। आप एफ से लिख सकते हैं, स्मॉल एफ से लिख सकते हैं, एस से लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, लैम्डा बाई टी, इसलिए आप इसको लैम्डा इंटू एन भी लिख सकते हो। तो ये जो मेरी वेव वेलोसिटी है, दिस इज नथिंग बट लैम्डा इज इक्वल्स वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा या लैम्डा बाई टी। एन का मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी है। इसी को आप ओमेगा बाई के कह सकते हैं। के क्या है, के का मतलब क्या, आपने वहां भी देखा होगा, बार बार के वर्ड यूज कर रहा था, कभी कभी स्मॉल के, कभी कभी कैपिटल कहते हैं, इसको बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा।
इसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहां पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है बेटा, दिस इज लाइक प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, या फिर और क्या कहते हैं इसको, एंगुलर वेव नंबर। इसी को हम एंगुलर वेव नंबर भी कहा करते हैं, प्रोपगेशन या फिर एंगुलर वेव नंबर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, या फिर आप देखना ध्यान से इसको लिख सकते हैं ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा एक तरीके से क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, याद है हम लोग एसएचएम में भी देखते थे इसको, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां पे के है 2 पाई बाय, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, सॉरी ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड, सॉरी, और के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, इसको 2 पाई बाय टाइम पीरियड कहते हैं। ओमेगा को आप 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, यहाँ पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। अगर आप ओमेगा बाई के करके देखो, देखो आपको क्या मिलेगा, अगर आप ओमेगा बाई के करोगे वो लैम्डा बाई टी के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि यही मेरी स्पीड हो जाएगी। करके देखो, ओमेगा की जगह डाल दोगे 2 पाई बाय टी और के की जगह डालोगे 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये भी फॉर्मूला मेरा वेव वेलोसिटी का है, इंपॉर्टेंट है। वेव वेलोसिटी आप ओमेगा बाई के से निकाल सकते हैं, लैम्डा बाई टी से भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा करके भी कर सकते हैं। वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपने वेव मोशन एक बार दे दिया है, ये नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, ये वक्त के साथ नहीं बदल रहा, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। पार्टिकल वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि जब वेव प्रोपगेट करती है तो पार्टिकल वेलोसिटी तो बदलेगी ना, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम। आपको पता है ये मेरा एम्पलीट्यूड है ए, ये है माइनस ए, ये मेरी मीन पोजीशन है। आपको पता है मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्स होती है। यहां पे वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। एसएचएम कर रहे हैं ना, वर्टिकल एसएचएम, यहां पे वेलोसिटी जीरो, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है आपको पता है, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये हो जाएगी ए ओमेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए ओमेगा। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके। अगर हम ध्यान से देखें, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी में आप एक रिलेशन भी लिख सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें, y इज इक्वल्स टू, मेरी जनरल इक्वेशन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी के लिए फाई को इग्नोर कर देते हैं, वो इनिशियल फेस ही तो है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब है पार्टिकल y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल वेलोसिटी का रियलिटी में मतलब है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बेसिकली dy बाय dt है। ये मेरी पार्टिकल वेलोसिटी है। चाहे तो इसको vp से लिख देते हैं समझाने के लिए, ताकि आपको नजर आए ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं, तो ये कांस्टेंट होगा। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा, और साइन का कॉस, तो पहले साइन का करोगे तो कॉस आ जाएगा, यानी कि ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर आप ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से आ जाएगा ओमेगा, यानी कि यहां पे जो आपकी पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ये हो गई मेरी पार्टिकल वेलोसिटी। अगर आप बोलो वेव वेलोसिटी क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, वेव वेलोसिटी तो हमें पता है, वेव वेलोसिटी कितनी होती है, हमने देखा था ओमेगा डिवाइडेड बाई के कहते हैं, ठीक है ना। बट एक काम करते हैं, हम यहां से इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब है, लेट अस से मैं इसका स्लोप निकालता हूं। स्लोप का मतलब है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, आपने देखा था आपकी वेव ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये आपकी y डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है। तो इसका स्लोप का मतलब है, हम इसका स्लोप का मतलब है यहां से ये एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। स्लोप का मतलब क्या हो गया, बेसिकली टेन थीटा। अगर आप ये थीटा ले रहे हो तो इसी टेन थीटा को आप क्या कह सकते हो, स्लोप। तो यहां से स्लोप का मतलब यहां पे क्या है, टेन थीटा। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालो और इसका एंगल निकाल लो, तो इसी को तो स्लोप कहते थे। इसी को हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, स्लोप को ही हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। वो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अब टाइम में नहीं, टाइम कांस्टेंट है। a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन का पहले बनेगा कॉस,
तो पहले बन जाएगा a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर अब आपको डिफरेंशिएशन करना है इसके एंगल का। ओमेगा टी तो कांस्टेंट है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस के, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस के, तो यहां से आ जाएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे दोनों चीजें मैंने निकाल दी, स्लोप भी निकाल दिया, वीपी भी निकाल दिया। अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो क्या आता है, आप इन दोनों का रेशियो ले लो। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो आप देख सकते हो कुछ टर्म्स है जो कट जाएगी, जैसे कि a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स कट जाएगा, यानी कि यहां से आपको मिलेगा वीपी डिवाइडेड बाय स्लोप। ठीक है ना, किसके इक्वल मिल जाएगा, यहां पे है ओमेगा और यहां से क्या बच रहा है नीचे माइनस के, यानी कि माइनस ओमेगा बाई के, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो माइनस वेव वेलोसिटी। v से मैं वेव वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, माइनस साइन भी था यहां पे, माइनस साइन वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप, या फिर माइनस टाइम स्लोप जो भी था हमारा टाइम वेव वेलोसिटी। ये रिलेशन बुक्स में दिया जाता है, कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं। ये रिलेशन भी आपके काम आ सकता है। अगर आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप इनके बीच का रिलेशन याद रख सकते हैं। दिस इज रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ऐसे आप वेव और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। मैंने ये रिलेशन फॉरवर्ड मूविंग वेव के लिए निकाला है, आप बैकवर्ड मूविंग के लिए निकालेंगे, बस यहां माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है ना, बट ये रिलेशन आप देख सकते हो, ये हमने फॉरवर्ड मूविंग वेव के लिए निकाला है। पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस टाइम स्लोप, स्लोप मतलब dy बाई dx टाइम v। मान लो आपको क्वेश्चन में स्लोप दे दे, v दे दे, तो vp निकाल सकते हो, मतलब इनमें से कोई दो चीज दे दे, तीसरी आप निकाल सकते हो। आप स्लोप निकाल सकते हो अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो। ठीक है, यहां पे v मेरा वेव वेलोसिटी है, मैं वेव वेलोसिटी को सिर्फ v से लिख रहा हूं, और पार्टिकल वेलोसिटी को मैंने यहां vp से लिखा है। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। ये पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अब इससे इजी क्या होगा, सोचो, जिसमें हमारे पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर हो, कौन सी वेव होती है ऐसी, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर होता है वेव से। अ वेव इक्वेशन इज गिवन, देखो यहां पे एक वेव इक्वेशन हम लोगों को दे दी है। ठीक है, अब आप लोगों से यहां कुछ चीजें पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब पहले आप मुझे बताओ, यहां पार्ट्स में करेंगे, ए पार्ट बी पार्ट, पहले इनका आंसर करते हैं, एक एक करके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पार्ट ए का आंसर क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, माइनस के एक्स है। आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो आप याद रखना, यहां साइन की जगह कॉस भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन से भी कंपेयर कर सकते हैं, कॉस जैसे एसएचएम में करते थे, यहां साइन की जगह कॉस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी वेव प्रोपगेशन ही होगा। ठीक है ना, हाँ, हालांकि अब यहां पे साइन दिया है तो आप इसको इससे ही कंपेयर करोगे। आप देख सकते हो यहां पे ये मेरा नेगेटिव साइन है, ये फॉरवर्ड मूविंग वेव है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव साइन लगा तो है बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव एक्स। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेरी वेव जा रही है, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स हो गई। सेकेंड पार्ट, एम्पलीट्यूड, क्या आप एम्पलीट्यूड कंपेयर कर सकते हो, यहां पे 2 लगा है, यहां पे a लगा है, तो डेफिनेटली आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया है। इसके बाद सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट करना है। सी पार्ट में सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बदला मैंने, ध्यान से देख लो, सेम क्वेश्चन है। सी पार्ट में पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंपेयर कर सकते हो, ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा कंपेयर करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, यहां कंपैरिजन से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 50 पाई। तो यहां पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो सी पार्ट में, आपका जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना, आप इसको रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हो।
हर्ट्स लिख सकते हो, रेडियन पर सेकंड लिख सकते हो। डी अगर हम ध्यान से देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है ना, यानी कि 50 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई कट गया, ये आ गया 25 हर्ट्स, ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको पता है 1/फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, है ना, या फिर हम इसको 2 पाई/ओमेगा कह सकते हैं, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। तो आप 1/25 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 25, 25 को इससे काटोगे 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स, ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, टाइम पीरियड का मतलब समझ में आ रहा है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो एक ट्रैवलिंग वेव है, आप जानते हो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, लैम्डा बोलते हो। तो अगर ये वाला पोर्शन यहां से यहां कब पहुंचेगा, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव जा रही है, थोड़ी देर में ये वाला पोर्शन यहां पहुंच जाएगा, या फिर क्रेस्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 1 टाइम पीरियड है। ठीक है, एफ और जी पार्ट्स अगर हम ध्यान से देखें, वेवलेंथ, वेवलेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पे समझ सकते हैं। वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है, अगर आप यहां वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो आप कंपेयर करो, ये किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, के मुझे 20 दिया है, और ये किसके इक्वल होता है 2 पाई/लैम्डा के, यानी कि यहाँ लैम्डा कितना हो गया 2 पाई/20 के इक्वल। ठीक है ना, लैम्डा कितना हो गया 2 पाई/20 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा पाई/10 सेंटीमीटर, तो ये मेरी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन एफ है, इसमें जो लैम्डा आया है वो कितना आ गया पाई/10, या फिर आप कितना लिख सकते हो सेंटीमीटर में, अगर आप इसको लिख रहे हो पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.314 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा लैम्डा आ गया, यहां से कंपेयर किया है जस्ट हम लोगों ने। ठीक है ना, के हमारा 2 पाई/लैम्डा होता है, लैम्डा 2 पाई/20 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालने का तरीका है वेव का, अगर हम ध्यान से देखें, आप ओमेगा बाई के कर सकते हो या लैम्डा बाई टी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। आप कंपेयर करो, आपके पास ओमेगा कितना है, जो टी के साथ लगा है वो ओमेगा है, जो एक्स के साथ लगा है वो के है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम, कॉम्पोनेंट ऑफ टी, यानी जो टी के साथ लगा है डिवाइडेड बाय कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स, है ना, जो भी टी के साथ लगा है पहले उसको लिखो, फिर जो एक्स के साथ लगा है वो लिखो। अगर आप इसका रेशियो लोगे तो आ जाएगा, यानी कि 50 पाई डिवाइडेड बाय कितना है 20 है, 50 पाई डिवाइडेड बाय 20 है, ये कट जाएगा, ये 2.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में दी थी, यहां से आ जाएगा। आप चाहो तो यहां लैम्डा बाई टी से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लैम्डा बाई टी कर देते तो भी आपको आंसर मिल जाता, आप ओमेगा बाई के से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में मैंने सारे पॉइंट्स कर दिए, जो जो हमसे पूछा जा सकता था वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। कोई इनिशियल फेज पूछ ले तो 30 डिग्री है यहाँ। A wave of frequency 500 hertz travels between x and y and travels a distance of 600 meter in 2 seconds between x and y. How many wavelength are there in the distance x y? तो वो कह रहा है कि एक वेव, एक पॉइंट हमें दिया गया है x और दूसरा पॉइंट दिया गया है हमें y, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है बेटा, वो हम लोगों को दिया गया है कितना 600 मीटर। तो बोल रहा है वेव यहां से यहां तक कितने टाइम में ट्रैवल कर लेती है 2 सेकेंड्स में। तो वो जो वेव है यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना टाइम ले रही है, ठीक है ना, कितना टाइम ले रही है 2 सेकेंड्स में, तो ये वेव वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेव वेलोसिटी आ गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जितना डिस्टेंस लग रहा है डिवाइडेड बाय कितना आ गया टाइम आ गया, यानी कि ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमारी क्या आ गई, दिस इज वेव वेलोसिटी, इस स्पीड से वेव जा रही है, वेव का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेव का टाइम, सिंपल है ना। अब हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी दी है हम लोगों को, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी है एन या एफ जो भी दे रखा है हमें 500 हर्ट्ज, और आपको पता है स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना, या फिर एफ लैम्डा, जो भी आप लिखना चाहो, फ्रीक्वेंसी को एन से लिखो एफ से लिखो, आपकी मर्जी है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1300, यानी कि ये कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ गया 15 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपको,
ये आपको क्या मिल गया अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हमें इसकी स्पीड मिल गई है, वो मिल गई है। एक सेकेंड, हमें क्या निकालना था यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमें वेवलेंथ निकालनी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर दी। स्पीड हमें पता है, स्पीड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ निकालना था, सॉरी, है ना, क्योंकि हमें स्पीड पता है। स्पीड मेरी कितनी थी 300, मैंने गलती से वेवलेंथ में डाल दिया था, ये अब सही है, ठीक है ना। यहां से लैम्डा निकालना था, ओके, मैंने गलती से लैम्डा को डाल दिया था, बट लैम्डा तो हमें निकालना है, तो आप पहले लैम्डा निकाल लो। लैम्डा कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, और जो भी यूनिट्स है एसआई यूनिट्स में चल रहे हैं, मीटर। देखो अब सही है, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, लैम्डा मेरा 3/5 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, उसने बोला है 600 मीटर के अंदर, 600 मीटर के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ होंगी, तो कितनी वेवलेंथ है वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी वेवलेंथ है, कैसे करेंगे, आपको पता है एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कितना है, एक लैम्डा आपको पता चल गया 3/5 मीटर है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 600। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स अगर आपको निकालनी है, अगर आपको नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस, जो भी आपका टोटल डिस्टेंस दिया है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी 600 मीटर में हम 3/5 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 वेव्स आ जाएगी। लॉजिक क्लियर है, मैंने बस यहां से लेके यहां तक आप लोगों को डिस्टेंस दिया था, मैंने एक वेवलेंथ निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1, ऐसी तो करते हैं। मैंने बोला मैंने 200 रुपए की चॉकलेट्स लिए, एक चॉकलेट अगर 5 की है तो 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना, एक का दाम डिवाइड कर देंगे ना। यहाँ टोटल डिस्टेंस दिया है और एक वेवलेंथ दिया है, एक वेवलेंथ को टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, टोटल वेव्स आ जाएंगी। इसके अंदर कितनी टोटल वेव्स है, तो पहले मैंने इसकी क्या निकाली, स्पीड निकाली, स्पीड के बाद मैंने इसका वेवलेंथ निकाला, वेवलेंथ के बाद हमने यहाँ नंबर ऑफ वेव्स निकाल लिया। द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इज गिवन एज, तो आपको यहाँ एक वेव ट्रैवलिंग की इक्वेशन दिया है, द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहाँ पे आप सेम कर सकते हो, आपको वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, आप इसको ओमेगा बाई के से कर सकते हो, या फिर वो कॉम्पोनेंट, वैसे अगर आप ओमेगा देखोगे तो यहाँ पे आप इसको पूरा लिखना चाहिए। अगर आप ओमेगा लिखना चाहते हो तो इसको लिखोगे 4 साइन π/2 को पहले यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा π/4, सॉरी π/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4πt, एक सेकेंड, ठीक है ना, 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4πt, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा πx/16, ये आ जाएगा, ठीक है ना, πx/16। ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा π/16 k है, ओमेगा मेरा 4π है और k मेरा π/16 है। या फिर आप सिंपली कर सकते हो t का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x का कंपोनेंट, ठीक है ना। t का कंपोनेंट कितना है 8 और x का कंपोनेंट कितना है 1/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 64। कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो यानी कि कौन सी डायरेक्शन में वेव जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। आप ओमेगा बाई के कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। आप ओमेगा बाई के देख रहे हो तो ओमेगा मेरा 4π है, के मेरा π/16 है, यहां से भी करोगे तो भी 4 × 16 सेम ही आंसर आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेरा आंसर आ रहा है, आप जैसे चाहो वैसे करो। इन साइन वेव द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच ऑलवेज हैव सेम स्पीड। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया था अगर ये हमारी वेव है, याद है ना, ये अगर हमारी वेव है तो एक बात याद रखना, अगर हम बात करते हैं इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की, ये 3 पार्टिकल समझाने के लिए मैंने बताया, इसको आप क्रेस्ट कहते हो, ये मेरा क्रेस्ट है और ये मेरा ट्रॉफ है। ये वाला पार्टिकल क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, वेव आगे जा रही है, मान लो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ये पार्टिकल भी नीचे आएगा, इन दोनों का फेज सेम होता है, इन दोनों का कैसा है, सेम फेज है। इन दोनों का क्या चीज सेम है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारा क्या है, सेम फेज, सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों का फेज सेम होगा, एंड सेम स्पीड, ठीक है ना। ऑब्वियसली 0 स्पीड है देखा जाए तो। बट अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, मान लो अगले पल ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे जाएगा, ये कहां जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट विद द सेम स्पीड। यानी कि अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स की बात करूं, इनमें जो डिस्टेंस है वो आधा है, इनके बीच में डिस्टेंस है λ/2, इन दोनों की स्पीड सेम है, बट ये दोनों फेज में नहीं है। अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है,
आप देख सकते हो ये दोनों पार्टिकल जो वन वेवलेंथ से सेपरेटेड होते हैं उनका फेज सेम होता है, वेलोसिटी भी सेम है। वेलोसिटी क्यों सेम है? क्योंकि सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आप इन दोनों पार्टिकल को कंसीडर कर लो, मान लो आप इस पार्टिकल को ले लो, इस पार्टिकल को ले लो, ठीक है ना। तो अगले ही पल अगर ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा, ठीक है ना। पर अगर आप इसको और इसको ले लो तो ये क्या होगा, नीचे आ रहा होगा, ये वाला ऊपर जा रहा होगा। इन दोनों पार्टिकल को देखो, ये दोनों अलग डायरेक्शन से मूव कर रहे होंगे। इसको और इसको नहीं लेना था, एक सेकेंड। वन वेवलेंथ से जो सेपरेटेड है इसको, और अगर आप इसको कंसीडर कर लो जो इससे एक लैम्डा बाई 2 से सेपरेटेड है ना। इस वाले पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये नीचे आ रहा है तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? स्पीड। अगर ये नीचे जिस स्पीड से जाएगा वो भी ऊपर सेम स्पीड से जाएगा, बट डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी? अपोजिट। क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। अगर आप डिस्टेंस की बात करो कि जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर फर्क क्या है? अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। अगर आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को देखो, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये वाला भी नीचे आ रहा है विद सेम स्पीड। यानी कि जो पार्टिकल्स लैम्डा से सेपरेटेड होते हैं उनका फेस सेम होता है, वेलोसिटी सेम होती है, स्पीड सेम होती है, आइडेंटिकल से होते हैं। बट जिनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है उनकी सिर्फ सेम स्पीड होती है, वेलोसिटी अलग होती है ना। उनकी बीच की वेलोसिटी अलग होती है क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो यहां पे क्वेश्चन में आपसे स्पीड पूछा है और आपसे बोल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस, तो क्या आंसर आना चाहिए? डेफिनेटली इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कैसा है? लैम्डा बाई 2 है। इससे पहले और कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिलेगा जिनकी स्पीड सेम हो, यानी कि इसका आंसर आएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हैं, पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस, पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय लैम्डा हैव same phase, velocity and speed, ठीक है ना। बट particles separated by lambda by 2 will have same speed, different या फिर opposite phase and velocity, opposite velocity लिख सकते हैं। इनकी जो velocity है वो opposite है, phase भी अलग है, velocity भी opposite है, ठीक है, क्लियर है। A wave motion is described by this equation, then the ratio of the maximum particle velocity to the wave velocity. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है याद करें, वी मैक्स। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती थी? किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? एसएचएम में ए ओमेगा, यही तो पढ़ा था हमने। पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यही हो सकती है, दिस इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा हो नहीं सकती। और वेव वेलोसिटी क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, वेव वेलोसिटी पे अगर मैं डिस्कशन करूं तो क्या होगा वेव वेलोसिटी? जल्दी से बताओ, ओमेगा बाई के, है ना, यही होगा ना, ओमेगा बाई के, है ना। इसको डिवाइड कर दो के से, यही होता है ना। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में जा रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में? प्लस एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों के साइन मैच नहीं कर रहे, याद रखना, ठीक है ना। इससे मत देखना कि सर एक्स का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, बेटा टी का भी तो नेगेटिव हो गया। मैंने कहा था अगर इनके साइन मैच ना करे तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस इनका रेशियो लेना है। हमें किसका रेशियो लेना है? यहाँ पे वीपी मैक्स का रेशियो लेना है वेव से, यानी कि मुझे ए ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा बाई के का लेना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ओमेगा बाई के है, सॉरी ए ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा बाई के है तो ये आ जाएगा ए के, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? के ए या ए के, जो भी है, ठीक है। A transverse wave is described by the equation y is equals to y naught 2 pi f t minus x by lambda. The maximum particle velocity is equal to 4 times the wave velocity if. यहां पे अगर आप इक्वेशन कंपेयर करो, ये मेरा एम्पलीट्यूड है। ओमेगा की बात करो, यानी कि आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो y नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाय लेमडा एक्स, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है यहाँ ओमेगा क्या है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। वही वीपी मैक्स पहले बताओ क्या था, है ना। वी मैक्स पी या वीपी मैक्स कितना था? वो ओमेगा ए होता है। ओमेगा को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 पाई एफ इंटू ए,
यही हो सकता है ना। और एक ही जगह यहाँ पे क्या दिया है आपको, वाई नॉट दिया है। तो ये मेरा वीपी मैक्स हो गया अगर आप ध्यान से देखोगे, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ और ये हमारा वाई नॉट। और हमें क्या पता है वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2 पाई टी, ठीक है। यहां से कितना, 2 पाई एफ, सॉरी 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लेमडा, यानी कि वो लेमडा एफ हो जाएगा ना। और आपको क्या दिया है, वी मैक्स पी 4 टाइम्स है किसके, किसके, वी के, यही दिया है ना। तो यानी कि 2 पाई एफ वाई नॉट को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स लेमडा एफ। एफ ने एफ को यहां पे भी कैंसिल कर दिया और हम लोगों को क्या चाहिए, लेमडा का फॉर्मूला चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां से लेमडा निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई वाई नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो पाई वाई नॉट डिवाइडेड बाय 2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ अ वेव पल्स इज गिवन बाय दिस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स। तो यहां पे ये बोला ये पल्स है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट वेव, ये पल्स है। और पल्स क्या होता था, आप जैसे अगर कोई यहाँ पे रोप है, आप एक जगह पे जनरेट करते थे, यानी x इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो आप देते थे, आप इसको ऊपर ले जाते थे, वो होता था हमारा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है आप x को 0 डालो, t को 0 डालो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से आप पल्स देते थे, आप ऊपर जाके ऐसे छोड़ देते थे, तो पल्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता था। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे हम एम्पलीट्यूड देते थे। यानी कि अगर आपको एक पल्स दी जा रही है, दिस इज नॉट हार्मोनिक, एक जस्ट पल्स है, यहां पे अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो x को t को 0 डाल दो, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पॉइंट पे आप एक एम्पलीट्यूड देते थे यहां पे। तो यहां पे जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8, नीचे ये 0 और ये 0, ये बन गया 0 प्लस 4 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, यही मेरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहां पे जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा वो 0.2 यूनिट्स होगा। एक क्वेश्चन और दिया है यहां पे, और क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन 2t माइनस 3x रिप्रेजेंट वेव मोशन विद, यहां पे आप मुझे बता सकते हो इसका एम्पलीट्यूड क्या है। याद है एसएचएम में भी बताया था, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको इग्नोर कर दो, है ना, इसको इग्नोर कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो इसको, इग्नोर का मतलब है छोड़ दो। ये हमारे पास इक्वेशन है, और यहां पे माइनस प्लस साइन से कुछ लेना देना नहीं होता, एम्पलीट्यूड एक पॉजिटिव नंबर है। एम्पलीट्यूड का मतलब है डिस्टर्बेंस कितनी हुई है, चाहे आप आगे जाओ पीछे जाओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो सिर्फ 4 ही आएगा ना। तो यहां पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 यूनिट्स। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा यहां से, 4 यूनिट्स। ओके, सो आज का सेशन यहीं तक रहा बच्चों। आज के सेशन में हमने वेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, बट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के साथ साथ उसको लाइफ में एकदम से लेके आना और उसको अपनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक थॉट मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं। ये थॉट क्या कहता है, यू ओनली लिव वंस, ठीक है, आप एक ही बार जीते हैं, बट इफ यू डू इट राइट वंस इज इनफ। भैया एक जिंदगी मिली है, एक लाइफ मिली है, उसको इतना बेहतरीन बना लो, उसको इतना हसीन बना लो कि वो एक ही जिंदगी काफी हो, ठीक है, इतना इनफ हो जो हम एक जिंदगी जिए, हमें अपने पे गर्व हो, हमें अपने पे एक भरोसा रहे, हमें लगे कि हमने ये जिंदगी जी है, ठीक है। यही आज का थॉट है, एक जिंदगी, एक बार मिला है ये जीवन, बहुत अनमोल है ये जीवन। कहते हैं पता नहीं कितनी जूनों के बाद, 84 लाख जूनें होती हैं जिसके बाद जाके ये जन्म हम लोगों को मिलता है, इतनी मुश्किल से ये जन्म मिलता है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। हम लोग कैपेबल हैं बहुत कुछ अचीव करने के, बट वो अचीवमेंट हमारी जिंदगी में तभी आती है जब हम अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, हम भटकते नहीं है अपनी राहों में, हम किसी से डरते नहीं है, हम दृढ़ होके एकदम पक्का निश्चय करके जब आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में जो अपने टारगेट है, उन अपने गोल्स है, उनको अचीव कर लेते हैं, और खुद पे भी हम लोगों को फिर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। याद होगा आखिरी टाइम जब आपने ऐसा कोई काम किया हो जिसपे आप लोगों को गर्व महसूस हो, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई अच्छा काम हो, या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना हो, या किसी की मदद करना हो, ऐसी चीजें आपको एकदम गर्व से भर देती हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो एक जिंदगी मिली है, एक जीवन मिला है, इसको बिल्कुल अच्छे से जिएंगे हम लोग, पूरे मोटिवेशन के साथ जिएंगे, बिल्कुल भी हम डरेंगे नहीं, संभल के चलेंगे और दूसरों की मदद करते हुए चलेंगे। ये एक जिंदगी को बहुत अच्छे बुलंद तरीके से हम जीने वाले हैं, ठीक है।
आज का ये सेशन यहां समाप्त होता है, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आज हमने क्या किया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की हैं भाई हमने। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको वेव के बारे में बताया है, मैंने आप लोगों को ट्रैवलिंग वेव के बारे में बताया है, क्या ट्रैवलिंग वेव होती है, कैसे हमने पहले वेव को कैटेगराइज कराया था दो पार्ट्स में, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में। मैकेनिकल में हम कंसीडर करते थे कि वेव को कोई मीडियम चाहिए, किसी माध्यम के थ्रू ही वो जा सकती है। इसके एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने, जैसे साउंड वेव हो गया, वाटर वेव हो गया। अच्छा, याद रखना मैंने आपको बोला था कि जो मेरी ट्रांसफर वेव है सॉलिड मीडियम में ही होती है। ऐसी एक वेव होती है वाटर वेव, जिसको हम यहाँ पे रिपल भी कह रहे थे, वो पानी की सतह पे चलती है ना, जबकि वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों से मिला के बनती है। एक स्पेशल वेव है जिसको आप वाटर वेव कहते हो, रिपल कहते हो, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल अलग तरीके की। यहां पे ट्रांसवर्स वेव कैसे चली गई पानी के ऊपर, जबकि ट्रांसवर्स वेव तो लिक्विड में नहीं जाती थी, मैकेनिकल ट्रांसफर वेव नहीं जाती थी, तो पानी के ऊपर इसलिए चली गई क्योंकि वहां सरफेस टेंशन है। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन वहां पानी के ऊपर ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल हो जाती है, अदरवाइज पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल नहीं है, वहां लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एक्सेप्ट वहां पे लाइट को छोड़ के, क्योंकि लाइट वैसे भी नॉन मैकेनिकल है, मैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना कि पानी की सतह पे सरफेस टेंशन होने की वजह से वहां पे आपको मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव मिलती है। वाटर वेव को मैकेनिकल ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन मानते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है मैंने पहले डिस्कस किया था, इसको अच्छे से आपको इलस्ट्रेट भी करके दिखाया था। इनके आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने इनके बारे में बताई, फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल और प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाया, क्योंकि ये चैप्टर इसी से भरा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, इसके बाद प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव, इनसे भरा हुआ है। ट्रैवलिंग वेव उसके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे हम अगले आने वाले चैप्टर्स में। ट्रैवलिंग वेव किसी रस्सी पे कैसे चलती है, साउंड वेव को कैसे हम ट्रैवलिंग वेव की तरह देख सकते हैं। ऑल्दो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट उसके कंप्रेशन को, रेयरफेक्शन को हम डिस्कस करते हैं अलोंग द एक्सिस, तो वो कुछ हम ट्रांसवर्स वेव की तरह, जैसे ट्रैवलिंग वेव की तरह, नॉट ट्रांसवर्स वेव नहीं कहूंगा, ट्रैवलिंग वेव की तरह हम उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि साउंड वेव को। स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चर्चा की जाएगी, साउंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हम ये ट्रैवलिंग वेव के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, जब सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमने देखी थी, इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आई थी वो हमने देखा था। के क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो डिस्कस किया था। फिर हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। आप लोगों को क्या करना, अभी आज पहला ही लेक्चर, आज बहुत बेसिक लेक्चर था, राइट, बहुत बेसिक लेक्चर था। इसमें कुछ अभी हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लिया, बट इतना पढ़ लिया कि एक बुनियाद बन गई। जब कोई बड़ी इमारत भी खड़ी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले एक मजबूत, एक टिकाऊ बुनियाद होनी बहुत जरूरी है, तभी इमारत सुंदर और अच्छी खड़ी भी होती है। सुंदर होने से जरूरी है उसकी मजबूती होना, सुंदरता बाद में भी आ जाती है। जब आप बोलते हो ना चेरी होना केक, तो पहले केक का होना जरूरी है, केक अच्छा होगा तभी चेरी अच्छी लगेगी उस पर। ठीक है, सो बेटर है कि अगर हम ध्यान से देखें होमवर्क के बारे में, तो आई विल से कि पहले आप डीपीपी जरूर कर लेना, डीपीपी 1 को आप जरूर कर लेना। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा, अगर मॉड्यूल में आपको कोई इजी क्वेश्चन मिले जो आज मैंने पढ़ाया है, आप एक्सरसाइज 1 के जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट स्टार्टिंग सेशन है आज। ठीक है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, इंपॉर्टेंट चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सब्र करें, पेशेंस रखें, अच्छे से पढ़ें, सारे सब्जेक्ट, सिर्फ फिजिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें। मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।